ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 131 राक्षस द्वारा चुनौती। अपने जीवन में पहली बार ज़ेरास को आखिरकार शब्दों का अर्थ समझ में आया। सेना में अधिक शक्ति होती है। कुल 300 नए कैडेट्स के बीच टकराव, जिन्होंने अपनी आनुवंशिक क्षमताओं के साथ पूरी ताकत झोंक दी, ने उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कराई, क्योंकि उसने देखा कि उनका हमला कितना विनाशकारी था। आमतौर पर अगर यह एक आमने सामने की लड़ाई होती तो वह उनके हमलों के कारण बिल्कुल भी चिंतित नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं था। ये 300 लोग एक ही समय में एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। रॉयल रंबल अविश्वसनीय रूप से अराजक था, जिसमें कुछ लोगों ने जल्दी से अधिक शक्तिशाली कैडेट्स को हराने के लिए टीम बनाने का फैसला किया। ज़ेरास के लिए एक बहुत ही बुद्धिमान निर्णय। आमतौर पर शीर्ष 200 में शामिल लोगों की ताकत बिना रैंकिंग वाले लोगों की तुलना में और भी अधिक बढ़ जाती है, इसलिए बिना रैंकिंग वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प रैंकिंग वाले लोगों के साथ मिलकर उन्हें बाहर करना है। ये रणनीति इतनी कारगर रही कि रैंकिंग में शामिल 50 से ज़्यादा लोगों को बाहर कर दिया गया, जिसका मतलब है कि अब वे इस इवेंट के बाद बिना रैंक वाले लोग होंगे। NOWELL-BE-IN.C-OM। बेशक यह अनुचित लग सकता है, लेकिन जैसा कि हैंडलर ने कहा, आपकी रैंकिंग आपकी लड़ाई और इंटेलिजेंस क्षमताओं से निर्धारित होती है। कुछ लोगों को रैंक किया गया और एक साथ बंधे हुए थे जब उन्होंने अयोग्य घोषित किए जाने का विरोध करने के लिए रुझान देखा, और ज़ेरास ने यह देखकर संतुष्ट होकर सिर हिलाया। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने उसकी नज़रों को पकड़ लिया और उसे दोनों को एक साथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। और अभी वह अकेले ही कैडेटों के एक समूह का सामना कर रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 10 नए कैडेटों के एक समूह ने युद्ध के चरण के अंत में सभी अराजकता से दूर एक घेरा बनाया, क्योंकि वे उस एकल आकृति को देख रहे थे जिसे वे घेर रहे थे। वह एक सफ़ेद चमड़ी वाला युवक था जिसके बाल नीले थे और वह 1.8 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था। वह 10 कैडेटों के बीच में खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन धीरे धीरे वे खुल गईं, क्योंकि उसने अपने आसपास के 20 कैडेटों को देखा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी शांति दिख रही थी। 20 कैडेटों से आभा की शक्तिशाली लहरें उठ रही थीं, क्योंकि वे अपनी आनुवंशिक क्षमताओं को उजागर करने के लिए तैयार थे। आप सभी ने मुझे चुनौती देने का फैसला किया है। ठीक है, मैं आपकी युद्ध की लालसा का मनोरंजन करूंगा। युवक ने अपने हाथों को बगल की ओर फैलाया और उसके हाथों में एक लंबा सफ़ेद कटाना दिखाई दिया। कटाना बिना म्यान के था और ब्लेड के बीच में एक अजीब नीले तारे की छवि दिखाई दे रही थी, जिसमें नीली रोशनी के फटने का पता चल रहा था। जब दोनों समूहों के बीच आमना सामना शुरू हुआ तो सन्नाटा स्पष्ट था। तभी अचानक रूम एक वस्तु के कटने की आवाज़ आई। जैसे ही नए कैडेटों में से एक ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और एक जड़ तेजी से जमीन से निकलकर युवक की ओर तेजी से बढ़ रही थी। RIP। युवक का सिर तुरंत 2 टुकड़ों में फट गया, लेकिन एक चौंकाने वाली घटना तब हुई जब युवक की छवि कणों में फीकी पड़ गई और पेड़ की शाखा 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई। युवक की तलवार ने जड़ों को 2 टुकड़ों में काट दिया और अगले ही पल वह हमले के लिए जिम्मेदार नए कैडेटों के सामने पहुंच गया और उसकी तलवार तेजी से उसकी गर्दन की ओर बढ़ गई। नए कैडेट की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, क्योंकि हमला बहुत तेज था। उसकी बेहद मोटी जड़ को तुरंत 2 भागों में काट दिया गया और ब्लेड हर पल उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। क्लैंग। धातु और तलवार के बीच टकराव की आवाज़ गूंजी, जब पीले धातु से पूरी तरह ढका हुआ एक हाथ ब्लेड से टकराया, जिससे वह पीछे की ओर उछल गया और युवक पीछे की ओर कूद गया। क्या? धातु के हाथों से तुरंत रक्त की लहर फूट पड़ी, क्योंकि उस पर एक गहरा घाव दिखाई दे रहा था जो उसकी हथेलियों को चीरता हुआ दिखाई दे रहा था। बाकी 8 कैडेटों ने तुरंत अपनी आनुवंशिक क्षमता का प्रदर्शन किया, क्योंकि विभिन्न हमले उस युवक की ओर आगे बढ़े, जिसने जल्द ही अपने घुटनों को मोड़ा और अपने कटाना से वार किया, जिससे ब्लेड की रोशनी की एक विशाल छवि निकली जो हमलों की भीड़ की ओर बढ़ गई। शिट! हमला! वह इतना तेज कैसे है? ज़ेरा की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने देखा कि एक अकेला आदमी अपने जैसे 10 अन्य नए कैडेटों से लड़ रहा है और उनके शरीर पर गहरे घाव दिखाई देने के कारण लगातार खून बह रहा है। 3 मिनट बाद युवक युद्ध मंच के बीच में खड़ा था। उसके बगल में ब्लेड से लाल खून टपक रहा था। युवक ने ब्लेड को एक तरफ घुमाया और खून को दूर फेंक दिया। उसके पैरों के इर्द गिर्द नए कैडेट्स के शव थे, जिनके शरीर पर ब्लेड के अलग अलग निशान थे, क्योंकि वे जमीन पर गिरे हुए थे और जमीन लाल रंग में रंगी हुई थी। हाँ, युवक के हाथ में जो कटाना था वह जल्द ही गायब हो गया, क्योंकि वह जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ज़ेरास ने इस दृश्य को सुन्न होकर देखा और लगभग चिल्लाया, आखिर यह कौन है? ये जानना ज़रूरी था कि यह लड़का शीर्ष 100 रैंकिंग में भी नहीं था, फिर भी वह इतना मजबूत कैसे हो गया और इतने समय से वह कहाँ था? ज़ेरा की घड़ी अचानक कंपन करने लगी, क्योंकि उसने एक अधिसूचना देखी। ज़ेरास ने अधिसूचना को देखते हुए एक भान उठाए, क्योंकि उसे अचानक लगा कि कोई उस पर नज़र रख रहा है और युद्ध मंच की ओर मुड़ गया।
एलियट जो पहले अपनी आंखें बंद करके क्रॉस लेग करके बैठा था, अब उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह सीधे ज़ेरास की ओर देखता हुआ खड़ा हुआ और अपनी कटाना को उसकी ओर तान दिया। कितना दिलचस्प! ज़ेरा के चेहरे पर मुस्कान उसके कानों तक पहुंच गई, लेकिन ज़ेरास को पता नहीं था कि उसकी अस्त व्यस्त आंखों में अथाह अंधेरी रोशनी की चमक दिखाई दे रही थी। उसका अभिनय इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था। वह उसे चुनौती दे रहा था। एलियट और 10 अन्य कैडेटों के बीच की बातचीत प्रशिक्षकों की नज़रों से बच नहीं पाए और न ही उसके और ज़ेरास के बीच की बातचीत। वह अपने ब्लेड से बहुत अच्छा है, एक प्रशिक्षक ने टिप्पणी की। बेशक वह है, वह नोगोडोमेव परिवार से है। हालांकि वे शीर्ष 10 परिवारों से नहीं हैं, लेकिन जब ब्लेड की कला की बात आती है तो वे दुनिया में बेजोड़ हैं। एक अन्य प्रशिक्षक ने जवाब दिया, लड़ाई से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लगता है कि उसका नंबर 1 वाले बच्चे से झगड़ा है। ऐसा कहने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि नंबर 1 वाला बच्चा थोड़ा अजीब है? घुसपैठ के लिए जिम्मेदार प्रशिक्षक मुरुदा ने कहा, जब वे ज़ेरास की ओर देखने लगे, जो नीचे हो रही लड़ाई को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देख रहे थे। ठीक है, कोई नहीं जानता कि वह कितना शक्तिशाली है, न ही उसकी आनुवंशिक क्षमता क्या है। लेकिन इस घटना के बाद वह कमज़ोर है या नहीं, ये पता चल जाएगा, क्योंकि इस घटना के सभी राक्षसों की नज़र उस पर थी। प्रशिक्षकों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी भी तरह लड़ाई निश्चित रूप से एक दिलचस्प होगी। जबकि घटना में प्रशिक्षक आगामी लड़ाइयों पर चर्चा कर रहे थे और कमोबेश ज़ेरास के बारे में कम ही सोच रहे थे। एक प्रशिक्षक चुप रहा क्योंकि उसकी सांप जैसी आंखें भ्रम में ज़ेरास को घूर रही थीं। ये प्रशिक्षक ऑपरेशन कॉम्बैट क्लास का प्रशिक्षक ड्रेको था। ज़ेरास को देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। तुम क्या रहस्य छिपा रहे हो, बच्चे? प्रशिक्षक ड्रेको ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसे ज़ेरास से घनिष्ठ परिचय का एहसास हो रहा था। अध्याय 132 अजीब परिचितता। ड्रैगन, एक जाति जो असीम आकाशगंगा में अपनी ईश्वरीय शक्ति और बेजोड़ ताकत के लिए जानी जाती है। NOWELL-BEACON.com। ड्रैगन और मनुष्यों के बीच का रिश्ता किसी भी तरह से स्वामी दास का रिश्ता नहीं था, क्योंकि मनुष्य भी अच्छी तरह जानते थे कि ड्रैगन किसी भी तरह से उनसे कमज़ोर नहीं थे और संभवतः उनसे भी ज़्यादा मजबूत थे। लेकिन सौभाग्य से ड्रैगन कुछ हद तक आलसी जाती हैं, और जब पृथ्वी अचानक आकाशगंगा में प्रकट हुई तो उनकी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई। ये जिज्ञासा ही थी जिसने ड्रैगन और मनुष्यों के बीच सहयोगी के रूप में कुछ हद तक अच्छे रिश्ते को जन्म दिया। जबकि ड्रैगन सबसे शक्तिशाली जाति हो सकती है, ड्रैगन की दुनिया में भी कई तरह के ड्रैगन हैं, जिनमें से कुछ मजबूत हैं और दूसरे ज़्यादा ताकत पर ध्यान नहीं देते। इन मजबूत ड्रैगन में से एक कैस ड्रैगन था। उन्हें कैस ड्रैगन क्यों कहा जाता था? ये सिर्फ हवा में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित करने की उनकी क्षमता के कारण है। डार्क मैटर नामक एक ऊर्जा। अधिकारी ड्रेको खुद एक कैस ड्रैगन था और वह डार्क मैटर ऊर्जा के प्रति बेहद संवेदनशील है। उसने EIA में किसी में भी उस ऊर्जा को कभी नहीं देखा था, लेकिन जब उसने पहली बार न्यू कैडेट्स में से एक से इसे महसूस किया तो वह आश्चर्यचकित था, लेकिन यह नहीं बता सका कि यह कहाँ है। लेकिन अभी जब उसने ज़ेरास को देखा तो वह उस कनेक्शन को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वह कनेक्शन जो कैस ड्रैगन्स एक दूसरे को महसूस करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और यह केवल उनकी विशेष ऊर्जा के कारण था। डार्क मैटर की ऊर्जा। प्रारंभिक दौर आखिरकार समाप्त हो गया है और हमारे पास हमारे नए विजेता हैं। हमारा अंतिम विजेता जो अभी भी खड़ा है वह एलियट नोगोडोमेव है। अब वह नई रैंक 101 होगा। इसलिए प्रशिक्षक ड्रेको उलझन में था। एक इंसान ने डार्क मैटर पर कैसे अपना हाथ रखा? मनुष्य केवल मन की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, जो ज़ेरास को एक बहुत ही महान और रहस्यमय विसंगति बनाता है, क्योंकि अधिकारी ड्रेको ने न केवल डार्क मैटर को महसूस किया बल्कि मन को भी महसूस किया। मुझे आश्चर्य है कि आप उस हानिरहित अभिव्यक्ति के पीछे क्या छिपा रहे हैं। प्रशिक्षक ड्रेको ने मुस्कुराते हुए ज़ेरास को देखते हुए अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, जो मैच का आनंद ले रहा था, लेकिन उस मुस्कान के नीचे एक अलौकिक शीतलता थी जिसे केवल प्रशिक्षक ड्रेको ही महसूस कर सकता था। एक अलौकिक शीतलता जो डार्क मैटर के लिए सक्षम हर प्राणी के नीचे है। प्रारंभिक दौर आखिरकार समाप्त हो गया है और हमारे पास हमारे नए विजेता हैं। हमारा अंतिम विजेता जो अभी भी खड़ा है वह एलियट नोगोडोमेव है। अब वह नई रैंक 101 होगा। अगला मिनाज मोरिया 102 स्थान पर हैं। अगला स्थान है। कैडेटों की नई रैंकिंग की सूची की घोषणा की गई, क्योंकि कैडेटों को उनकी रैंकिंग के बारे में तुरंत सूचित कर दिया गया था। अब सेमीफाइनल चरण में केवल रैंक 101 से रैंक 192 तक के लोग ही भाग ले सकते थे, और यह आमने सामने की लड़ाई होगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शीर्ष 90 रैंकिंग में से किसी एक को चुनौती देने के लिए आएगा। विजेता नया रैंकिंग कैडेट बन जाएगा, जबकि हारने वाला अपने विजेता का नंबर लेगा। सेमीफाइनल में एलियट ने सबसे पहले चुनौती दी और वह काफ़ी साहसी था, क्योंकि उसने रैंकिंग में नंबर 11 को चुनौती दी और उसे जल्दी से हरा दिया। लड़ाई अलग अलग चुनौतियों के साथ जारी रही, लेकिन एलियट के अलावा अन्य कैडेट रैंकिंग में पूर्व से काफ़ी बेशर्मी से हार गए। ये सिर्फ बेहतर खेती के क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम होने की शक्ति को दर्शाता है।
सेमीफाइनल खत्म होने के साथ अब क्वार्टर फाइनल है और शीर्ष 19 से 11 रैंकिंग वाले लोग रैंकिंग में नंबर 1 को छोड़कर रैंकिंग में शीर्ष 10 को चुनौती दे सकेंगे। प्रशिक्षकों द्वारा निर्धारित की गई लड़ाई के दूसरे भाग के अनुसार रैंकिंग में 11वें स्थान पर एलियट नोरगोडोमेव रैंकिंग में 10वें स्थान पर लिलिथ मिरियम को चुनौती देंगे। रैंकिंग में 12वें स्थान पर लियाम बंस बनाम ट्राइटन एल्वियानोर। रैंकिंग में 13वें स्थान पर हेनरी एडलर बनाम जिम बर्ली रॉक। रैंकिंग में 14वें स्थान पर लुकास मिलर बनाम जिम्बा मुम्बा। रैंकिंग में 15वें स्थान पर थियोडोर रूजवेल्ट बनाम गया शिरोन। रैंकिंग में 16वें स्थान पर डायोन हेज बनाम लिंडा जिल्स्की। रैंकिंग में 17वें स्थान पर ओलिवर स्मिथ बनाम एल्ड्रिस टाइटैनिक। रैंकिंग में 18वें स्थान पर गेराल्ड स्टोल बनाम वोनेक रूजवेल्ट। रैंकिंग में 19वें स्थान पर एल्विन एंडरसन बनाम क्विन वॉर्ड स्पेस। इस प्रतियोगिता के नियम हैं कि अपने प्रतिद्वंद्वी को नॉकआउट करना है या उन्हें हार स्वीकार करवाना है। एक बार जब कोई प्रतिद्वंद्वी कहता है कि वह आत्मसमर्पण कर देता है तो लड़ाई तुरंत समाप्त हो जाएगी। हैंडलर 2 ने कहा, उसकी आवाज़ युद्ध के मंच पर स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। ये कहने के साथ आइए पहली लड़ाई से शुरू करते हैं। इस इवेंट का डार्क हॉर्स एलियट नोरगोडोमेव बनाम क्लेप्टोनियन लिलिथ मिरियम। ज़ेरा के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान दिखाई दी क्योंकि यह क्वार्टर फाइनल उसके लिए बहुत फायदेमंद था। न केवल वह महत्वपूर्ण ऊर्जा बचाने में सक्षम होगा, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह फाइनल में अपने संभावित चुनौतीकर्ताओं की क्षमताओं के बारे में जान पाएगा। यह एक बेहतरीन बचत टिकट था जो फाइनल में उसकी काफ़ी मदद करेगा, जहां उसे इस इवेंट में अंततः सबसे बड़े राक्षसों का सामना करना पड़ा। एलियट धीरे धीरे अपनी सीट से उठा और युद्ध के मंच की ओर बढ़ा और ज़ेरास ने भी एक महिला एलियन को युद्ध के मंच की ओर बढ़ते देखा। उसके लंबे हरे रंग के बाल और हरी त्वचा थी और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से हरे रंग की थीं। लगभग 2 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी होकर वह धीरे धीरे शांति और बिना किसी जल्दबाजी के युद्ध के मंच की ओर बढ़ी। दोनों कैडेट आखिरकार एक दूसरे के सामने पहुंच गए क्योंकि हैंडलर ने तुरंत उल्टी गिनती शुरू कर दी। 3.2.1 जाओ। लिलिथ ने अपने सामने नीले बालों वाले युवक को देखा और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। वह उसकी बेजोड़ शक्ति से भी भली भांति परिचित थी जो उसने पिछली लड़ाइयों में दिखाई थी, और एक बात तो तय थी, वह पार्क में टहलने जैसा नहीं होगा। तुम लड़ोगे या बस घूरते रहोगे? एलियट की सीधी सादी आवाज़ गूंजी जब उसने अपना बायां हाथ बगल की ओर बढ़ाया और उसका कटाना एक बार फिर प्रकट हुआ। लिलिथ की आंखें सिकुड़ गईं। वह उसके स्वर से स्पष्ट रूप से नाखुश थी, लेकिन उसने भी अपने हाथ ऊपर उठाए और अचानक हवा में हरी ऊर्जा प्रकट हुई जो एक साथ मिलकर 2 विशाल हथौड़ों की प्रेत छवि बनाती है। वस्तुओं की छवि धीरे धीरे ठोस होती गई क्योंकि लिलिथ के शरीर से और अधिक हरी ऊर्जा निकलती रही और छवि में लगातार प्रवेश करती रही। एक बार जब हथौड़े पूरी तरह से ठोस हो गए तो वे आसमान से गिरे, लेकिन लिलिथ ने उन्हें पकड़ लिया, जिसने उन्हें अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और उन्हें थोड़ा घुमाया, जिससे ज़ेरास की भौहें ऊपर उठ गईं क्योंकि उसने कुछ अजीब देखा। हथौड़े लंबे और विशाल थे और निस्संदेह वे बहुत भारी थे, जिसके लिए काफ़ी ताकत की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिलिथ उनका वजन ऐसे सहन कर पा रहा था जैसे कि वे पूरी तरह से भारहीन हों। ये क्लेप्टोनियन की नस्लीय शक्ति थी, फैंटम समनिंग। आपने पिछले चरणों में काफ़ी असाधारण युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया होगा, लेकिन मुझे डर है कि यह लड़ाई अन्य की तरह नहीं होगी। लिलिथ की क्रोधित आवाज़ गूंजी जब उसने अपने हाथों में हथौड़े को घुमाया, जिससे युद्ध के मंच के चारों ओर हवा की गोलाकार लहरें उड़ने लगी, उनकी वर्दी हवा में व्यापक रूप से लहराने लगी। एलियट ने दोनों हथौड़ों को देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन वह जल्द ही अपने आप को संभाल लिया। जैसे ही उसने अपनी कमर को झुकाया, उसका सिर लगभग जमीन तक पहुंच गया, जबकि कटाना पकड़े हुए उसके हाथों की नसें उभर आईं। तुम निश्चित रूप से मजबूत हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम लक्ष्य नहीं हो। बूम! युद्ध मंच पर तुरंत एक छोटी सी दरार पड़ गई क्योंकि एलियट तेजी से हवा में उड़ता हुआ लिलिथ के सामने आ गया, जिसने पहले से ही अपने हथौड़ों को एलियट की ओर तेजी से घुमाया था। काबोम! हथौड़ा और कटाना के टकराने के साथ ही पूरे क्षेत्र में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और एक मानव और एक क्लाइप्टोनियन के बीच एक पागल लड़ाई शुरू हो गई। 133 बोनस चैप्टर। काबोम! हथौड़ा और कटाना के टकराने से पूरे क्षेत्र में एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ और एक इंसान और एक क्लाइप्टोनियन के बीच एक पागल लड़ाई शुरू हो गई। बैंग 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 बैंग! लिलिथ ने लगातार अपने हथौड़ों को भयानक गति से बाहर की ओर मारा और हवा में चीखने की तीखी आवाज़ें कभी कभी सुनाई देती थीं। क्लाइप्टोनियन की नस्लीय क्षमता फैंटम समनिंग के लाभों में से एक ये है कि वे अपनी ऊर्जा से बड़ी संरचनाओं को बुला सकते हैं, लेकिन जबकि यह उनके लिए भारी भी होना चाहिए था, बुलाई गई वस्तु उनके हाथ में पूरी तरह से भारहीन होगी, लेकिन वस्तु का असामान्य वजन उनके प्रतिद्वंद्वी द्वारा महसूस किया जाएगा। यही बात अभी भी हो रही थी और एलियट को अपने दांतों को कसकर भींचने के लिए मजबूर कर रही थी क्योंकि वह अपनी सबसे तेज गति से वार कर रहा था, जिससे सैकड़ों ब्लेड लाइट लगातार दिखाई दे रही थीं जो विशाल हथौड़ों के प्रहारों को रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हथौड़ों के निकट संपर्क में आने पर वे फट जा रही थीं।
इसके अलावा हर प्रहार और टक्कर के कारण एक अवशिष्ट बल उत्पन्न हुआ जो बिजली के छोटे छोटे कणों की तरह उसके शरीर में घुस गया, जिससे उसे अपने भीतर खून के हल्के हल्के झटके महसूस हुए। लिलिथ ने तुरंत आगे बढ़कर एलियट के साथ करीबी मुकाबले में भाग लेने का फैसला किया। उसके हथौड़े उसके सिर की ओर मुड़े, जिसे उसने अपने कटाना से तुरंत रोक दिया, लेकिन जब लिलिथ ने अपना दूसरा हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से नीचे गिराया तो वह बल से पीछे की ओर खिसक गया। धमाका! हथौड़ा लगातार झटके से उछला और उसके पीछे की भयावह शक्ति का पता चला, हालांकि वह अभी तक जमीन पर नहीं उतरा था। एलियट की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं क्योंकि वह पहले से ही अपने बाईं ओर के हथौड़े को उड़ने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन दूसरा हथौड़ा पहले से ही ऊपर से उसकी ओर उड़ रहा था। हथौड़ा तेजी से बड़ा होता गया क्योंकि उसका विशाल आकार और भी बड़ा हो गया। एलियट पर गिरने से पहले लगभग आधे युद्ध मंच को कवर किया, जो आखिरी सेकंड में हथौड़े पर अपने कटाना को ऊपर की ओर वार करने में सफल रहा। काबूम! हथौड़े का सिर युद्ध मंच पर जा लगा और उसमें धंस गया और टक्कर की जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। सभी नए कैडेटों के चेहरे पर पसीना बह रहा था और वे सोच रहे थे कि आखिर नतीजा क्या हुआ, क्योंकि उनमें कोई हरकत नहीं दिख रही थी। क्या वह मर गया? लिलिथ ने मन ही मन सोचा और धीरे धीरे अपना हथौड़ा उठाया और उसे उसके सामान्य आकार में लौटा दिया। गड्ढा अब साफ दिखाई दे रहा था और उसके बीच में एक युवक घुटनों के बल बैठा था और उसके दाहिने हाथ से खून बह रहा था, जो गंभीर रूप से घायल था और कट से भरा हुआ था। उसके सिर से खून बह रहा था, उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उस पर मुस्कान छिपाई नहीं जा सकती थी। एलियट का दाहिना हाथ कटाना की ओर बढ़ा जो उसके बगल में पड़ा था और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, हालांकि उसे थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस घटना के दौरान मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जो मेरी तलवार को मेरे हाथों से छीन सकता है। एलियट ने अपने सामने खड़ी क्लेप्टोनियन को देखते हुए कहा, जिसने अपने हाथों से बड़े युद्ध हथौड़ों को कसकर पकड़ रखा था। तो तुम मेरी दूसरी आनुवंशिक क्षमता को प्रकट करने के योग्य हो। एलियट ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसके दोनों हाथों ने उसके कटाना को उसके ऊपर उठा दिया। कटाना पर नीला सितारा, जो जादुई रूप से छोटी नीली रोशनी चमकाता था, अचानक चमक उठा, क्योंकि कटाना पर नीली लपटें अराजक रूप से जल रही थीं। एलियट की आंखें खुल गईं और उसकी दोनों आंखों में एक ज्वलंत तारे की छवि दिखाई दी, क्योंकि वह नीचे की ओर वार कर रहा था। नॉर्गोडोमेव कला, ज्वलंत नीला सितारा स्लैश। दहाड़ के बाद एक नीली ब्लेड लाइट की विशाल छवि दिखाई दी, जो तुरंत शून्य को चीरती हुई लिलिथ के पास पहुंची। लिलिथ की आंखें सदमे और भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने अपने युद्ध हथौड़ों को उच्चतम शिखर तक बढ़ाया और अपने भीतर के हर एक मन को उसमें डाल दिया, क्योंकि दो विशाल हथौड़े ब्लेड की रोशनी की ओर जोर से टकराए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह एक अजीब घटना थी। दो विशाल हथौड़ों को तुरंत दो भागों में काट दिया गया और ब्लेड की रोशनी के साथ थोड़ा सा संपर्क बनाने के बाद ऊर्जा के हरे रंग के कणों में बिखर गए, क्योंकि यह लिलिथ की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसकी आंखें भय से खुली हुई थीं। युद्ध मंच पूरी तरह से साफ साफ दो भागों में कटा हुआ था और यहाँ तक कि जमीन पर भी 3 मीटर का कट का निशान दिखाई दे रहा था, लेकिन अजीब बात यह है कि लिलिथ का शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। ज़ेरास ने धीरे से अपनी नज़र पहली पंक्ति में बैठे एक हैंडलर की ओर घुमाई, क्योंकि उसने बेहोश लिलिथ को अपने हाथों में देखा। विजेता एलियट नॉर्गोडोमेव, हैंडलर एक ने जोर से घोषणा की, क्योंकि सभी ने बेहोश लिलिथ को अखाड़े से बाहर निकलते देखा। ऐसा लगता है कि उसे अंत में एक हैंडलर ने बचा लिया, लेकिन ब्लेड की रोशनी से निकली ऊर्जा की शुद्ध लहर ने उसे फिर से बेहोश कर दिया। कटाना एलियट के हाथ से गायब हो गया और नए कैडेट्स की चौंकती निगाहों के नीचे वह शांति से मंच से दूर चला गया और एक हैंडलर की ओर बढ़ा, जिसने जल्द ही उसकी सभी चोटें ठीक कर दीं और वह एक बार फिर अपनी सीट पर वापस आ गया। इस समय सभी के मन में एक ही विचार चल रहा था, आखिर कौन उस राक्षसी हमले को रोक पाएगा। ज़ेरास ने पूरी तरह से तबाह हो चुके युद्ध मंच को देखा और अपनी सांसों में बुदबुदाया। तो ये दूसरी आनुवंशिक क्षमता की शक्ति है। बिना समय बर्बाद किए चलिए अगली लड़ाई की ओर बढ़ते हैं। हैंडलर ने घोषणा की और तुरंत ही दूसरी लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जल्द ही यह अप्रत्याशित रूप से समाप्त हो गई, क्योंकि रैंकिंग में शीर्ष 10 ने अपने प्रतिद्वंद्वी को जल्दी ही पछाड़ दिया। प्रवृत्तियां उसी तरह जारी रहीं, लेकिन आखिरकार एक लड़ाई हुई जब ज़ेरा की आंखें पूरी तरह से ध्यान में चमक उठीं और उसका दिल उसकी छाती के भीतर जोर से धड़क रहा था। क्यों? क्योंकि यह वह लड़ाई थी जिसे वह हमेशा देखना चाहता था, वोनेक रूजवेल्ट की लड़ाई। आज वह आखिरकार क्रूर शक्ति के तथाकथित राजाओं की ताकत को देखेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला ज्वलंत राजकुमार गेराल्ट स्टोल बनाम क्रूर ड्रैगन वोनेक रूजवेल्ट। हैंडलर की तीखी आवाज़ युद्ध के मंच पर स्पष्ट रूप से गूंज उठी जब वोनेक धीरे धीरे खड़ा हुआ और युद्ध के मंच की ओर चला गया। उसके पीछे एक युवा व्यक्ति था जिसके लाल बाल जल रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसके सिर पर आग जल रही है। उन दोनों के बीच आमना सामना हुआ, जिसमें वोनेक हमेशा की तरह भावशून्य था, जबकि गेराल्ट के चेहरे पर एक भयावह मुस्कुराहट थी। 3.2.1 गो! हैंडलर जोर से चिल्लाया, लेकिन छात्र 1 इंच भी नहीं हिले।
मैंने सुना है कि जब क्रूर ताकत की बात आती है तो ड्रैगन जाति राजा है और उनकी रक्षा अद्वितीय है। यह मुझे आश्चर्यचकित करता है कि आपको स्मोक चिकन में बदलने में कितना समय लगेगा। गेराल्ड ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसके शरीर से असहनीय गर्मी से भरी शक्तिशाली लाल लपटें फूट रही थीं जिससे एरेना का तापमान सैकड़ों डिग्री तक बढ़ गया। ये लड़ाई एक ही चाल से खत्म हो जाएगी, वोनेक ने जवाब दिया। उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं क्योंकि उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी चमक रही थी। दहाड़, एक शक्तिशाली ड्रैकोनिक दहाड़ ने पूरे एरेना को लगातार कंपन करने पर मजबूर कर दिया, जबकि कुछ कमजोर कैडेट तुरंत जमीन पर गिर गए क्योंकि उनके कानों से खून बह रहा था। ज़ेरा की आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि वे अपनी जेब से बाहर निकलने से बस थोड़ा सा दूर थी, क्योंकि उसने देखा कि पहले 2 मीटर वोनेक 4 पंखों वाला 20 मीटर का विशालकाय प्राणी बन गया था। 134 ड्रैगन की सांस की शक्ति। दुनिया में सन्नाटा छा गया जब उसने एक ऐसे प्राणी का परिवर्तन देखा जो पशुवत वर्चस्व के कगार पर था। वोनेक का विशालकाय ड्रैगन शरीर अखाड़े के शीर्ष पर तैर रहा था। उसके 4 पंख धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे, लेकिन युद्ध के मंच पर हवा की लहरों का एक भंवर पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। उसके शरीर के हर इंच पर सुनहरे तराजू थे, जिसे पंजे में समाप्त होने वाली 2 लंबी भुजाओं और 2 लंबे अंगों द्वारा सहारा दिया गया था। उसका सिर नाक से गैस निकलने के साथ एक खर्राटे की तरह लंबा हो गया था, जबकि उसकी सुनहरी आंखें सीधे गेराल्ड को घूर रही थीं। मुझे फ्राइड चिकन में बदलने में कितना समय लगेगा, तुम कहते हो? तुमने भी वास्तव में मेरी जिज्ञासा को जगाया है, वोनेक ने कहा। उसकी आवाज़ एक पशुवत दहाड़ की तरह लग रही थी। वोनेक ने तुरंत अपना सिर हवा में ऊपर उठाया और अपना मुंह खोला, जिससे एक छोटी सी सुनहरी गेंद का आकार बन गया। गेराल्ड ने अपनी आंखें चौड़ी करके उस छोटी सुनहरी गेंद को देखा जो हर गुजरते सेकंड के साथ बड़ी होती जा रही थी। ड्रैगन की सांस, क्या वह पागल है? ड्रैगन की एक खास कला है उनकी ड्रैगन सांस, जो असीम आकाशगंगा में पूरी जाति के लिए डर पैदा करती है। ऐसा कहा जाता है कि यह उनके ड्रैगन कोर से बना एक हमला है, जो ड्रैगन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, यहाँ तक कि एक इंसान के लिए दिल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वोनेक इतनी छोटी घटना में हमला करने के लिए ऐसी वस्तु का इस्तेमाल कर रहा था। वह कितना पागल है। विशाल गेंद 3 मीटर के दायरे में पहुंच गई, इससे पहले कि वोनेक गेराल्ड पर हमला करता। चीख! गेराल्ड के पैरों के नीचे की जमीन गेंद के भयानक तापमान से पिघलने लगी और हवा के तलने की आवाज़ गूंज उठी। अच्छा, फिर मैं भी पूरी ताकत लगा दूंगा। गेराल्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने अपने हाथ फैलाए। उसके सामने तुरंत एक ज्वाला भड़क उठी और अगले ही सेकंड में चौड़ी होने लगी। 2 सेकंड के भीतर ही गेराल्ड ने ज्वाला की एक विशाल गेंद बना ली, जो वोनेक की ज्वाला से थोड़ी बड़ी थी, क्योंकि उसने ज्वाला की गेंद को फेंकने से पहले अपने दांत भींचे थे। ये तुरंत स्वर्ण गेंद की ओर बढ़ गई और उससे टकरा गई, लेकिन अपेक्षित धरती को हिला देने वाली आवाज़ नहीं हुई। इसके बजाय एक अजीब घटना घटी जब लाल ज्वाला की गेंद स्वर्ण गेंद में गायब हो गई, जो सर्वनाशकारी शक्ति के साथ गेराल्ड पर उतरने से पहले और भी बड़ी हो गई। क्या यह एक मजाक है? काबूम! युद्ध मंच तुरंत पूरी तरह से जमीन पर गिर गया क्योंकि उस पर दरारें फैल गईं। वोनेक का ड्रैगन शरीर जमीन पर गिर गया और उसका शरीर वापस अपने मानव आकार में बदल गया और वह शर्टलेस हो गया, लेकिन उसके हाथों में जल्दी ही एक जोड़ी वर्दी दिखाई दी और उसने तुरंत पलक झपकते ही उसे पहन लिया। NOWELL-BE-JON.C-OM। एक बार जब वह ठीक से तैयार हो गया तो वह धीरे धीरे युद्ध मंच के केंद्र में गड्ढे की ओर चला गया और उसके हाथ नीचे गड्ढे में चले गए और उसने धीरे धीरे एक आकृति को बाहर निकाला। आकृति को देखते ही सभी कैडेट्स की सांसें थम गईं। पूरी तरह से कोयले की तरह काला और नंगा, गेराल्ड लगभग पहचान में नहीं आ रहा था क्योंकि उसका स्वस्थ और मजबूत शरीर एक काले क्षीण दिखने वाले शव में बदल गया था। तुम्हें फ्राइड चिकन में बदलने में कितना समय लगेगा? छी, बस 5 सेकंड, वोनेक ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया और उसने गेराल्ड के शरीर को जमीन पर गिरा दिया और युद्ध मंच से दूर चला गया। विजेता वोनेक रूजवेल्ट। हैंडलर में से एक ने युद्ध मंच की ओर कदम बढ़ाया और गेराल्ड के शरीर को उठाया तथा उसका उपचार करवाने के लिए अखाड़े से बाहर चला गया। ज़ेरस ने वोनेक को अपनी सीट की ओर जाते हुए देखा, लेकिन उसके सामने रुक गया क्योंकि उसकी सुनहरी आंखें उसकी आंखों में झांक रही थीं। तो क्या तुम अब भी मेरे छात्रावास के कमरे को साझा करना चाहते हो? वोनेक ने स्वागत भरी मुस्कान के साथ कहा। तुम जानते हो, मैं मना कर दूंगा, ज़ेरस ने जवाब दिया कि उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था, जबकि वोनेक अपनी सीट पर वापस जाने से पहले हंसा। और इस मंच की आखिरी लड़ाई एल्विन एंडरसन बनाम क्विन वर्डस्पेस। हैंडलर ने जोर से घोषणा की क्योंकि एल्विन मंच पर आगे बढ़ा, लेकिन 5 सेकंड के बाद क्विन का कोई निशान नहीं था। क्विन वर्डस्पेस, हैंडलर ने एक बार फिर पुकारा। ज़ेरस ने अपने पीछे देखा, लेकिन झपकी की आवाज़ गूंजी क्योंकि आंखों पर पट्टी बांधे एक युवक आराम से बैठा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। छी, धिक्कार है क्विन, अब तुम्हारी बारी है। ज़ेरस ने चुपचाप उसे जगाया और उसके पैर पर 2 बार लात मारी, जिससे क्विन तुरंत उछल पड़ा। अरे यार, तुम क्या कर रहे हो?
क्विन ने गुस्से से पूछा क्योंकि जेरस ने अभी अभी सबसे गंभीर अपराध किया था जो कोई भी उसके साथ कर सकता था, उसे उसके पसीने के सपनों से जगाते हुए। अब तुम्हारी बारी है। बदकिस्मत लड़का इंतजार कर रहा है। क्विन ने जगह जगह देखा और जल्दी से उछलकर युद्ध के मंच की ओर भागा। नए कैडेट्स ने उसे देखकर भौहें चढ़ाईं और कुछ ने तो हल्की हंसी भी उड़ाई। शायद इस इवेंट में सिर्फ क्विन ही सो सकता था। क्विन अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने पहुंचा, जो लगभग 1.7 मीटर लंबा एक छोटा लड़का था, जिसके गंदे भूरे बाल और आंखें थीं और वह अविश्वसनीय रूप से मोटा था। 3.2.1 जाओ। उल्टी गिनती खत्म होते ही एल्विन ने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठाए और अपने चारों ओर हवा को छूते हुए एक चक्र में घूमने लगा, जैसे कि उस पर कुछ छाप रहा हो। भीड़ ने उसे जो करते हुए देखा, उसे देखकर भौहें चढ़ गईं और क्विन ने भी उसे उत्सुकता से देखा कि यह शरारती मोटा आदमी क्या कर रहा है। लगभग 1 मिनट तक लगातार हवा को छूने के बाद एल्विन ने अपने माथे से पसीना पोंछा, क्योंकि उसके चारों ओर एक समचतुर्भुज के आकार का अवरोध दिखाई दिया जिसमें नीली रोशनी का विस्फोट दिखाई दे रहा था। जीरा की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अवरोध को अच्छी तरह से देखा और एक त्वरित विश्लेषण किया। वह अवरोध लगभग स्टील जितना मोटा है। अवरोध को तोड़ना कोई आसान काम नहीं होगा। हा मूर्ख, तुम बस वहीं खड़े रहे और मुझे अपना अवरोध बनाने दिया। क्या मूर्ख हो? एक बार अवरोध बन जाने के बाद कुछ भी इसे तोड़ नहीं सकता और तुम बस खुद को मौत के घाट उतार दोगे और इसे तोड़ने की कोशिश में अपना सारा मन बर्बाद कर दोगे। आपकी हार लगभग तय है। एल्विन ने क्विन की ओर देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। एक बाधा आनुवंशिक क्षमता? क्विन ने उत्सुकता से पूछा क्योंकि वह अपने सामने रोम्बस के आकार के गिलास को देख रहा था। कुछ सेकंड के लिए खड़े रहने के दौरान उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान दिखाई दी, जब अचानक उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव प्रकट हुआ। यह अंतरिक्ष को पूरी तरह से सील कर सकता है और टेलीपोर्टेशन को भी रोक सकता है। क्विन ने पूछा, उसकी आवाज़ में आश्चर्य स्पष्ट था। बेशक, हमारी बाधाओं ने स्थानिक हेरफेर के सिद्धांतों को भी छुआ, वरना एंडरसन को अटूट रक्षा के दूत क्यों कहा जाता है? एल्विन ने बहुत गर्व से उत्तर दिया। हम अटूट रक्षा हो? अरे बच्चे, क्विन ने अचानक खड़े होते हुए कहा। आप और आपके एंडरसन परिवार को पता नहीं है कि अटूट होने का क्या मतलब है, इसलिए मेरी असीम कृपा से मैं आज आपको अनलॉक किए जा सकने वाले हमले की शक्ति के बारे में बताऊंगा। क्विन ने धीरे धीरे अपनी जेब से अपने हाथ निकाले और अपनी दोनों तर्जनी और हथेलियों को एक दूसरे को छूने के लिए आपस में जोड़ लिया, जबकि उसकी बाकी उंगलियां एक दूसरे में घुस गईं। शून्य स्थान कला, पहला रूप। क्विन के ठीक सामने एक टेनिस के आकार की छोटी नीली गेंद खिल गई। ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष शून्य का एक पूरी तरह से स्थिर क्षेत्र है, पूरी तरह से अटूट और परतों में पूरी तरह से व्यवस्थित है ताकि कोई छेद या उद्घाटन न हो। लेकिन क्या होता है जब पहली परत में एक छोटा सा छेद खोला जाता है? क्या आप जानते हैं कि यह अंतरिक्ष का पहला सिद्धांत है और टेलीपोर्टेशन की शक्ति देता है? क्विन ने एल्विन से पूछा क्योंकि उसने अपने हाथों को छोड़ दिया था जो एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन नीली गेंद हवा में लटकी रही। लेकिन क्या होगा अगर पहली परत पूरी तरह से छेद हो जाए और अंतरिक्ष की दूसरी परत में एक छेद हो जाए? क्या आप जानते हैं कि क्या होगा? क्विन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा, जिससे एल्विन के माथे से पसीना टपकने लगा। क्विन ने अपनी बीच वाली उंगली उठाई और एल्विन की ओर इशारा किया। छेदे हुए शून्य की विसंगति। नीली गेंद अचानक तेजी से घूमने लगी, जिससे आसपास की जगह पर छोटी छोटी सफ़ेद रेखाएं दिखाई देने लगीं। रुको, हैंडलर में से एक ने आवाज़ लगाई और क्विन के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसने अपनी उंगली नीचे रख दी और नीली गेंद वैसे ही गायब हो गई जैसे वह दिखाई दे रही थी। विजेता क्विन, शून्य स्थान। अध्याय 135 अंतिम। शौक। हैंडलर को युद्ध को तुरंत बंद करते देख सभी कैडेट चुप हो गए। कुछ के चेहरे पर नाखुशी के भाव थे क्योंकि उन्हें हमले के परिणाम देखने को नहीं मिले थे, जबकि कुछ अन्य जो वास्तव में समझ गए थे कि क्या हुआ था, चुप थे। पहले से ही उल्का रैंक चरण में अंतरिक्ष के दूसरे सिद्धांत में तल्लीन हो रहा हूं। ये क्विन निश्चित रूप से एक विलक्षण व्यक्ति है, आगे की पंक्ति में बैठे प्रशिक्षकों में से एक ने कहा जब वे सभी क्विन को अपनी सीट पर वापस जाते हुए देख रहे थे। वर्डस्पेस परिवार का जीन उन्हें दूसरों की तुलना में स्थानिक हेरफेर के सिद्धांत को तेजी से समझने में सक्षम बनाता है, लेकिन फिर भी वह अभी भी एक असामान्य व्यक्ति है। एल्विन ने अपनी आत्मा खो दी थी क्योंकि वह विजेता घोषित होने के बाद भी युद्ध के मंच पर खड़ा था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन ये देखा कि उसके सामने की बाधा एक छोटी सी सफ़ेद दरार से घिरी हुई थी जो उसके चेहरे की ओर बढ़ रही थी। उसके अवरोध में एक छेद हो गया था और उसके माथे पर हमला करने वाला बल बस कुछ इंच की दूरी पर था। उसे एक सेकंड के लिए भी संदेह नहीं हुआ कि अगर हमला उसे छूता तो उसके माथे के बीच में एक छेद हो जाता। खुद को संभालते हुए अवरोध दूर हो गया और उसने क्विन को आखिरी बार देखा और फिर सम्मानपूर्वक झुककर अपनी सीट की ओर बढ़ गया। उसने हमेशा सोचा था कि एक बार अवरोध लगाने के बाद वह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अब उसने इस पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना सीखा। वास्तविक जीवन और मृत्यु की लड़ाई में वह मर जाता।
इसके अलावा क्विन के शब्दों ने उसे स्थानिक हेरफेर के सिद्धांतों पर एक बोध प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और निस्संदेह उसे अपनी साधना में बहुत लाभ होगा। इस लड़ाई में यह कहना झूठ नहीं होगा कि वह जीता क्योंकि उसने बहुत कुछ हासिल किया। क्विन अपनी सीट की ओर चला गया। ऐसा करते समय उसने थोड़ी सी जम्हाई ली और अपनी पीठ सीट पर पटक दी। तो मैं कैसे करूं? क्विन ने ज़ेरास के करीब झुकते हुए पूछा। मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूं। ज़ेरास ने सच्चाई से जवाब दिया क्योंकि उसे वास्तव में समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने केवल हवा में अजीब लहरें देखीं। ये सिद्धांतों की शक्ति है। मैं घटना के बाद आपको इसके बारे में बताऊंगा, चिंता न करें, क्विन ने अपने कंधे को थपथपाते हुए कहा और अपनी सीट पर चला गया। सिद्धांतों की शक्ति। इस इवेंट का क्वार्टर फाइनल चरण आखिरकार समाप्त हो गया है और हमने इस इवेंट में काफ़ी असाधारण आंकड़े देखे हैं जिनकी सीमा धुंध में ढकी हुई लग रही थी। उम्मीद है कि हम फाइनल में इस धुंध के नीचे क्या छिपा है ये देख पाएंगे। इसलिए शीर्ष 10 रैंक में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिवाय एलियट नोगोडोमेव के, जो अब नए नंबर 10 रैंक वाले कैडेट हैं। इस फाइनल में अलग नियम होंगे और यह कैडेट रैंकिंग के सिंहासन के लिए लड़ाई होगी। रैंकिंग में नंबर 1 के लिए लड़ने के लिए केवल शीर्ष 10 रैंकिंग में शामिल लोगों के लिए ही सुलभ है। तो शीर्ष 10 में से कौन नंबर 1 रैंकिंग को चुनौती देना चाहता है? कृपया उठकर युद्ध के चरण में आकर अपना इरादा जाहिर करें। हैंडलर 2 ने खड़े होते ही स्पष्ट रूप से घोषणा की। नोव एल बी JNN। पहले एलियट नोगोडोमेव थे, उसके बाद एल्ड्रिस टाइटैनिक, फिर जिम बर्ली रॉक और अंत में जुम्बा मुम्बा। चारों लोग धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े, जबकि सभी कैडेट्स ने देखा कि ज़ेरास के अभी भी अपना स्थान बनाए रखने की उनकी उम्मीद लगभग खत्म हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह न्यू कैडेट्स में सबसे बड़ा राक्षस था। तो हमारे पास कुल 4 लोग हैं जो रैंकिंग में नंबर 1 को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। हैंडलर ने पूछा, जैसे कि वह बाकी लोगों को भी नीचे आने के लिए उकसाना चाहता हो, लेकिन ज़ेरास, ट्राइटन और वोनिक पूरी तरह से अपनी सीटों पर जड़वत थे, जबकि लिंडा ज़िल्स्की भी कभी नहीं झुकी और किसी अज्ञात कारण से ज़ेरा का दिल उसके भीतर तेजी से धड़क रहा था और उसके दिल में एक नई भावना भर गई। वह उन्हें बहुत कम समय से जानता था और वह खुद को बिल्कुल अच्छा दोस्त नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी वे उसके लिए खड़े हो गए। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था और इसने उसके दिल को बहुत गर्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि हमारे पास कुल 4 चुनौतियां हैं। नियम ये हैं। 1, ये लड़ाई आमने सामने की लड़ाई है जिसमें चुनौती देने वाले ज़ेरास से लड़ने के लिए आते हैं। अगर ज़ेरास जीत जाता है तो उसे नंबर 2, फिर 3, फिर 4 से लड़ना होगा। उसके बाद अगर वह उन सभी को सफलतापूर्वक हरा देता है तो वह अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होगा। लेकिन अगर वह हार जाता है तो विजेता दूसरों को चुनौती देना जारी रखेगा। ये प्रस्ताव तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि हमारे पास एक स्पष्ट विजेता न हो जाए। हैंडलर ने इवेंट के क्रम की घोषणा की। जैसे ही पूरा अखाड़ा बड़बड़ाहट से भर गया, ज़्यादातर लोगों ने ज़ेरास की ओर अपनी निगाहें घुमाईं और सोचा कि क्या वह लगातार 4 लोगों के खिलाफ लड़ने के खिलाफ होगा। उनकी उम्मीदों के विपरीत युवक ने अपनी जगह से एक भी कदम नहीं हिलाया और न ही उसके होंठ हिले। मंच पर 4 चुनौती देने वालों को देखते हुए उसके चेहरे पर केवल एक सरल मुस्कान थी। नियम बाकी लोगों की तरह ही हैं और अगर आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो आप तुरंत आत्मसमर्पण कर सकते हैं। हैंडलर 3 ने ज़ेरास की ओर देखते हुए घोषणा की। ये कहने के साथ पहला मैच शुरू हो जाए। ज़ेरास सेलेस्ट्रिया बनाम एलियट नोगोडोमेव। ज़ेरास ने गहरी सांस ली और अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। ट्राइटन, गैया, क्विन, वोनेक, मुझ पर आपके विश्वास और मेरे लिए इसे और कठिन न बनाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन जहाँ तक आप लोगों का सवाल है जो मेरी योग्यता को चुनौती देने के लिए खड़े हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी कारण जानने के लिए तैयार हैं। ज़ेरास ने अपनी आंखें खोली और खड़े हो गए। और फिर यह शुरू हुआ। कदम कदम कदम। ज़ेरस के हर कदम ने हर कैडेट के दिल को और भी ज्यादा धड़काया और वे ज़ेरस को युद्ध के मंच पर उतरते हुए देखते रहे। उसका शरीर तेजी से बदल रहा था क्योंकि उसका रूप कुछ अलग होने लगा था। कुछ दुष्ट, कुछ शैतानी, लेकिन अविश्वसनीय रूप से सुंदर। इस लड़ाई के लिए ज़ेरस ने शुरू से ही अपने अराजकता भक्षक स्व को उजागर करने का फैसला किया था। पूरे एरेना में एक गहरी आभा फैल गई क्योंकि प्रशिक्षकों ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि वे उसके दृश्यमान परिवर्तन और उससे निकलने वाली आभा को देख रहे थे, जिससे उन्हें भी अपनी गर्दन के पीछे धीरे धीरे अपने बाल उठते हुए महसूस हुए। क्या यह आभा क्या है? प्रशिक्षकों में से एक ने चौंक कर पूछा। उसकी आवाज़ भी थोड़ी कांप रही थी। ज़ेरस एलियट के सामने पहुंचा और उसकी आंखें सीधे उस पर देख रही थीं, भावनाएं फीकी पड़ रही थीं। एलियट ने अपने सामने खड़े युवक को देखा। उसका दिल धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। हालांकि वह वहां खड़ा था, उसके पूरी तरह से बर्फ जैसे सफ़ेद बाल जो हवा में धीरे धीरे बहते हुए बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद लग रहे थे, जबकि उसकी तीक्ष्ण नीली दाहिनी आंखें और गहरी गहरी आंखें उसे देख रही थीं। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी नहीं थीं, वे अभिमानी नहीं थीं, वे सम्मानपूर्ण नहीं थीं, वे स्वागत करने वाली नहीं थीं। वे बस सादी थीं। उनमें कुछ भी नहीं था।
ये पहली बार था जब एलियट ने इस तरह की विसंगति देखी थी, जिसके चेहरे पर बिल्कुल भी भाव नहीं था। फिर भी वह कौन था? वह एलियट नोगोडोमेव था, नोगोडोमेव कबीले का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति। उसने जल्दी से अपने डर पर काबू पाया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसकी सफ़ेद तलवार एक बार फिर दिखाई दी। 3.2.1 जाओ। एलियट तुरंत युद्ध की मुद्रा में आ गया क्योंकि उसने ज़ेरास को देखा और उसकी आंखें एकाग्रता की पूर्ण सीमा तक सिकुड़ गईं। कृपया। अचानक एक हल्की फुसफुसाहट उसके कानों में घुसी जब एलियट ने ज़ेरास को अजीब तरह से देखा, क्योंकि वह शब्द उसके मुंह से निकला था। कृपया मत मरो। एक खामोश लहर। अध्याय 136 पूर्ण प्रभुत्व। एक खामोश लहर। दुनिया में मौत का सन्नाटा छा गया जब अचानक ज़ेरास ने अपने हाथ उठाए और यह स्टील जैसी उंगलियों वाले एक अमानवीय पंजे में बदल गया और फिर एलियट के सामने की जगह पर वार किया। इस साधारण वार ने एक अजीबोगरीब घटना को जन्म दिया क्योंकि हवा में अचानक एक लहर दिखाई दी, उसके तुरंत बाद एक और लहर, फिर एक और, फिर एक और। एलियट की आंखें लगभग बाहर निकल आईं क्योंकि दुनिया ने हवा में केवल अजीब लहरें देखीं, लेकिन एलियट ने वास्तव में एक विशाल गिलोटिन को अपनी गर्दन की ओर बढ़ते देखा। उसने तुरंत अपने अंदर के मन को जगाया और लहर की ओर वार करने से पहले इसे अपने ब्लेड में डाल दिया। काबूम! युद्ध के मंच पर एक भयानक विस्फोट हुआ और हवा में अजीबोगरीब सफ़ेद रेखाएं दिखाई दीं। हमले से एक व्यक्ति तुरंत पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ जमीन पर लगातार उछलता हुआ युद्ध मंच के किनारे पर दीवार से टकराया, उससे गिरने से बस 1 इंच दूर। क्या ताकत है! एलियट की आंखें चौड़ी हो गईं और वह जल्दी से खड़ा हो गया, लेकिन कुछ चौंकाने वाला हुआ जब उसके मुंह के किनारे से खून टपकने लगा। वह सिर्फ एक चाल में अंदरूनी रूप से घायल हो गया था। उसकी चौंकी हुई आंखें ज़ेरास को घूर रही थीं, जिसने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे गिरा दिया और वह अपनी भावहीन निगाहों से उसे देख रहा था। तुम सच में मजबूत हो। अगर फिर देखते हैं कि तुम मेरे ब्लेड स्लैश को कैसे संभालते हो। एलियट ने अपनी आंखों में पागलपन भरा भाव कहा। वह जानता था कि अगर ज़ेरास ने सच में चाल चली होती और सही चाल चली होती, तो निस्संदेह उसे युद्ध मंच से बाहर उड़ा दिया जाता और तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता। उसके पास एकमात्र विकल्प उसकी तलवार कला थी, जिसने उसे पहले कभी निराश नहीं किया। नॉर्गोडोमेव 8 फ्लेमिंग ब्लू स्टार स्लैश नीली रोशनी में जलता हुआ एलियट का कटाना आगे की ओर कटा, जिससे ज़ेरास की ओर ब्लेड लाइट की एक विशाल किरण की प्रेत छवि बन गई। ज़ेरास ने ब्लेड लाइट को देखा, लेकिन वह अभी भी जहां वह खड़ा था, वहां से 1 इंच भी दूर जाने का इरादा नहीं रखता था। जब उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, तो उसकी बाईं आंख में एक अथाह अंधेरी रोशनी चमक उठी, जो उसके ज्ञान से परे थी। एब्सोल्यूट मॉर्फ को सक्रिय करें। अपनी आनुवंशिक क्षमता के साथ उसने अब तक की सबसे कठिन वस्तु की कल्पना की, और वह थी ऑब्सीडियन जैसी चट्टान जो उसे हम्बन टॉवर में मिली थी। अपने सिर में पत्थर की स्पष्ट छवि के साथ परिवर्तन तुरंत शुरू हुआ। यदि कोई ज़ेरा के मांस से परे देख सकता था और देख सकता था कि नीचे क्या हो रहा था, तो वे देखेंगे कि उसके हाथ की हड्डियां मोर्फिंग शुरू हो गई थीं क्योंकि वे काले रंग की हो गई थीं और उनका सफ़ेद रंग जल्दी से गायब हो गया। ऑब्सीडियन ब्लैकरॉक की पूरी शक्ति ले ली। ज़ेरा ने अपनी हड्डियों को अपने एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन की शक्ति से चट्टान के समान संरचना और कठोरता के लिए मोर्फ किया। वह पहले ऐसा इतनी आसानी से नहीं कर पाता क्योंकि इससे बहुत सारा मैना खत्म हो जाता, लेकिन उसके एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन के ग्रेड सी आनुवंशिक क्षमता तक बढ़ जाने के कारण वह यह आसानी से कर सकता था। पूरी दुनिया ज़ेरा के चौड़े मुंह को देखती रही क्योंकि उन्होंने विशाल ब्लेड की रोशनी को उसकी ओर बढ़ते और उसके दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए देखा। हाथ! मुझे मत बताओ कि वह उस हमले की पूरी ताकत को सीधे लेने की योजना बना रहा है। क्या वह पागल हो गया है? रैंकिंग में शीर्ष 10 लोगों की भी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गई थीं क्योंकि उन्हें भी पता था कि उस हमले में उनका एकमात्र शॉट चकमा देना या उनके समान शक्तिशाली हमला भेजना था, लेकिन ज़ेरास इसे अपनी मांसल हथेलियों में लेना चाहता था। आखिर वह क्या सोच रहा था? ज़ेरास की हरकत को देखकर एलियट के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। अंत में तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा अंत है। धमाका! बीम ने तुरंत ज़ेरा की हथेली पर जोरदार प्रहार किया जिससे टक्कर के बिंदु पर एक गोलाकार शॉकवेव पैदा हुई जो पूरे युद्ध मंच पर फैल गई, जिससे वह जिस क्षेत्र में खड़ा था वह धंस गया और धूल के गुबार ने सभी की आंखों को ढक लिया। धीरे धीरे धूल छट गई और जो कुछ उनके सामने था उसे देखकर वे सभी चौंक गए। एक युवक अपने पैरों पर खड़ा दिखाई दे रहा था, उसके नीचे की जमीन दरारों से ढकी हुई थी जबकि उसकी फैली हुई हथेली ने ब्लेड के प्रेत को अपनी जगह पर पकड़ रखा था। ज़ेरा के बाल बेतहाशा इधर उधर उड़ रहे थे, उसे महसूस हो रहा था कि बेहद तेज ब्लेड माना धीरे धीरे उसकी हथेली में इंच दर इंच घुस रहा है, लेकिन उसके हाव भाव नहीं बदले क्योंकि उसने अपनी उंगलियों को पंजों में बदल लिया और फिर उन्हें ऑब्सीडियन चट्टान की उसी संरचना में बदल दिया और ब्लेड के प्रेत को जकड़ लिया। क्रैक क्रैक! धीरे धीरे किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ पूरे युद्ध मंच पर स्पष्ट रूप से गूंज रही थी जो इस समय घातक रूप से शांत था। NOWELL-BN.C ओम। क्रैक! ब्लेड पूरी तरह से दरारों में लिपटा हुआ था और हल्की सी दरार की आवाज़ के साथ ये तुरंत टुकड़ों में बिखर गया क्योंकि शेष ऊर्जा पतली हवा में गायब हो गई।
राक्षसी ब्लू स्टार स्लैश को निष्प्रभावी कर दिया गया है। शॉक। एलियट तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया क्योंकि वह लगातार खून को काट रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्लैश सीधे आत्मा से जुड़ा था और इसका नष्ट होना उसके आधे दिल को टुकड़ों में कुचलने जैसा था। उसका कटाना तुरंत उसके हाथों से गायब हो गया जो उसके पूरी तरह से समाप्त हो चुके मेनाकोर के कारण प्रकट होने में असमर्थ था। उसके सिर से खून टपक रहा था जिससे उसकी आंखें अंधी हो गई थीं, लेकिन अपनी खूनी निगाहों की परवाह किए बिना उसने उस लड़के को एक आखिरी बार देखा जो दर्द में अपने दांतों को कसने से पहले उसे भावहीनता से देख रहा था और अविश्वास। वह हार गया था और इतनी आसानी से। मैं ज़रास के खड़े होने के स्थान से दरारें फैलते ही हवा में बहुत तेज लहरें उठीं और वह गायब हो गया। धमाका। एलियट जो हार मानने ही वाला था, अचानक उसे लगा कि हवा उसके चारों ओर अराजक रूप से बह रही है और उसने अपना सिर उठाया, लेकिन उसने जो देखा वह पूरी तरह से काली आंखें थीं जिनके बीच में एक समान छाया में एक भयानक काला बिंदु था जो उसे घूर रहा था। तुम्हें नहीं लगा कि तुम मुझे इतने खुलेआम और अपमानजनक तरीके से चुनौती दे सकते हो और ये तुम्हारे बस हार मानने के साथ समाप्त होगा, है न? ज़ेरास ने एक भयावह मुस्कान के साथ फुसफुसाया क्योंकि एलियट की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, लेकिन अगले ही पल वह बहुत दूर जा चुका था। ज़ीटास ने उसके चेहरे को पकड़ लिया, उसे अपने काले घातक पंजे में जकड़ लिया और फिर उसे ज़मीन से उठाकर अपनी पूरी ताकत से आगे की ओर फेंक दिया। हवा के साथ उसके शरीर के तीव्र घर्षण के कारण एलियट का शरीर एक ज्वलंत उल्का बन गया और उसमें आग लग गई। अखाड़ा पूरी तरह से हिल गया जब एक आकृति दीवार से टकराई, तुरंत एक छेद बनाकर दूर गायब हो गई। आप में से कौन अगला है? पूरा अखाड़ा शांत हो गया जब उन्होंने अखाड़े की दीवार में बड़े छेद को देखा और फिर ज़ेरास को देखा जो युद्ध के मंच पर खड़ा था। उसकी हवा में अनियमित रूप से उड़ रही थी और उसके दोनों हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे और वह युद्ध के देवता की तरह सीधा खड़ा था, शेष 3 चुनौती देने वालों को सीधे देख रहा था। उसके शब्द अखाड़े में मौजूद हर आत्मा के दिल में एक ब्लेड की तरह लग रहे थे और उन्हें बेतहाशा पीट रहे थे। किसने सोचा होगा कि आमतौर पर शांत और हमेशा मुस्कुराता रहने वाला नंबर 1 कैडेट, जिसकी स्थिति नए कैडेटों को भी एक मजाक की तरह लगती थी, वास्तव में इतना मजबूत था। उसने ये सब सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति से किया। मैं अपनी जान की बाजी लगाता हूं कि वह शारीरिक शक्ति को जगाने वाला नहीं है, तो उसने इतनी शक्ति कैसे लगाई? प्रशिक्षकों में से एक ने वही कहा जो सभी प्रशिक्षकों के दिमाग में चल रहा था। अगला, ज़ेरास सेलेस्ट्रिया बनाम एल्ड्रिस टाइटैनिक। 137 एक अधूरा युद्ध। एक व्यक्ति युद्ध के मंच पर उतरते ही अखाड़े के स्टैंड से बाहर कूद गया, जिससे उसके वजन के कारण मंच हिलने लगा। एल्ड्रिस धीरे धीरे अपने झुके हुए भाव से उठा और उसने अपने सामने ज़ेरास को देखा। हालांकि उसने ज़ेरास और एलियट के बीच पहले की बातचीत देखी थी, फिर भी यह उसके दिल को झकझोरने के लिए पर्याप्त नहीं था। 3.2.1 जाओ, मुझे लगता है कि हमारे पास एक अधूरा युद्ध है न? एल्ड्रिस की आवाज़ गरज की तरह गूंजी जब उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका, उसके हाथ उसकी निचली कमर पर रखे हुए थे। ज़ेरा की आंखें एल्ड्रिस की ओर देख रही थीं जब उसने सिर हिलाया। ये सच था कि पिछली बार उनकी पिछली लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। तो चलो इसे यहीं खत्म करते हैं, ज़ेरास ने खुद को तैयार करते हुए कहा, अपनी मुट्ठी को यथासंभव उच्चतम स्तर तक सख्त करते हुए। और अगर मुझे पिछली बार की लड़ाई के बारे में सही से याद है तो तुम मुझसे पूरी तरह से हार गए थे। एल्ड्रिस ने अपने हीरे के तराजू वाले चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। गलत मत समझो, मैं अभी शुरुआत कर रहा था। धमाका। जैसे कि पहले से तैयारी में, दोनों आकृतियां तुरंत ही वहां से गायब हो गईं जहां वे खड़ी थीं और मुट्ठी पर मुट्ठी पटक दी गई। 2 आकृतियां अखाड़े में देखी जा सकती थीं, उनकी मुट्ठियां आपस में बंधी हुई थीं, जिससे हवा में चिंगारी निकल रही थी और टकराव के बिंदु पर जगह अव्यवस्थित रूप से बह रही थी। ज़ेरास ने नीली स्केल वाली मुट्ठी के पीछे की शक्ति को महसूस किया जो उसकी मुट्ठी को उसके रास्ते में ही रोकने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उसने तुरंत अपने दांतों को कसकर भींच लिया और ताकत लगाई, जिससे एल्ड्रिस उड़ गया। एल्ड्रिस की मुस्कान युद्ध की लालसा से चौड़ी हो गई क्योंकि उसने ज़ेरा की मुट्ठी में शक्ति महसूस की जो पूरी तरह से उसकी पूरी ताकत से मुकाबला कर रही थी। उसकी आंखें ज़ेरास को चुनौती देते हुए देखती रहीं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि उसने महसूस किया कि ज़ेरा की मुट्ठी के नीचे की शक्ति अचानक एक खुले बांध की तरह बड़े पैमाने पर फूट पड़ी और उसके हाथ तुरंत पीछे हट गए। अचानक ताकत बढ़ने के कारण उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, लेकिन अगले ही सेकंड में उसकी दृष्टि तुरंत काली और सफ़ेद हो गई क्योंकि एक मुक्का उसके जबड़े में लगा और वह पीछे की ओर उड़ गया, अपने हाथों को युद्ध के मैदान में खोदने से पहले रुक गया। धीरे धीरे सीधा खड़ा होते हुए एल्ड्रिस ने चक्कर दूर करते हुए अपना सिर हिलाया। उसके सामने सीधे देख रहा ज़ेरास था, जिसने अपनी दोनों भुजाएं एक साथ मोड़ी हुई थीं और वह भावहीनता से उसे देख रहा था। पिछली बार जब हमने लड़ाई की थी तब की तुलना में तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ गई है। अच्छा, शायद ये लड़ाई इतनी निरर्थक न हो, एल्ड्रिस ने कहा। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी क्योंकि उसने अचानक अपने हाथों को मुट्ठी में कस लिया और पिछली बार की तरह उन पर नीली रूनिक रेखाएं दिखाई दीं और ज़ेरास ने महसूस किया कि उसकी भुजाओं में उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है।
नोव एल बी JNN। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, अचानक उसके बाएं और दाएं बगल से दो और हाथ बाहर निकल आए, उन पर वही रूनिक रेखाएं दिखाई दे रही थीं। तुम मेरी दूसरी आनुवंशिक क्षमता के बारे में क्या सोचते हो, ज़ेरास? एल्ड्रिस ने पूछा, उसकी मुस्कान शैतानी ढंग से चौड़ी हो गई। बदमाश, ज़ेरास ने जोर से कहा और अपने पैरों को ज़मीन पर पटक दिया और ज़मीन से धक्का देकर युद्ध के मंच को हिला दिया। उसका शरीर हवा में फट गया और एक बड़ी मुट्ठी तेजी से एल्ड्रिस की आंखों में फैल गई। जैसा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद करता हूं जिसे मैं अपना प्रतिद्वंद्वी मानता हूं। एल्ड्रिस ने तुरंत अपने चारों हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया और उसने भी मुक्का मारा। बूम! अखाड़ा उनकी शक्ति से हिल गया क्योंकि अखाड़े में एक गोलाकार कान फाड़ने वाली आवाज़ गूंजी। युद्ध की लालसा में एल्ड्रिस की मुस्कान चौड़ी हो गई क्योंकि उसने अपनी निचली मुट्ठी को आगे बढ़ाया और ज़ेरास की ओर पटक दिया जिसने अपनी बाईं मुट्ठी भी तोड़ दी। बैंग 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 बैंग। तुरंत ही मुक्काबाजी की झड़ी लग गई क्योंकि सैकड़ों मुट्ठियों की काल्पनिक छवियां हवा में उन दोनों को घेरने लगी। क्योंकि दोनों लड़ाके पूरी ताकत से लड़ रहे थे, उनमें से कोई भी एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटा और न ही चकमा देने की जहमत उठाए। ज़ेरा के जबड़े पर मुक्का मारा गया जिससे वह पीछे की ओर खिसक गया और उसका सिर बल से ज़मीन पर झुक गया, लेकिन उसने अपनी हरकत रोक दी और वापस उठकर एल्ड्रिस पर सैकड़ों मुक्के मारे। एल्ड्रिस ने अपने जबड़े पर दिमाग सुन्न करने वाला बल महसूस किया और वह भी पीछे की ओर खिसक गया और लगभग हवा में उछल गया, लेकिन उसने अपनी ताकत बनाए रखी और ज़ेरास पर सैकड़ों मुक्के मारे। हर मुक्का भूकंप की तरह था और इसने सभी नए कैडेट्स के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी क्योंकि वे अपने दिमाग में अच्छी तरह जानते थे मुक्के की लड़ाई के पहले 3 सेकंड में ही वे मांस की पैटी में बदल गए होते। हा, क्या तुम्हें यह महसूस हो रहा है ज़ेरास? मुझे जो इच्छा हो रही है, यह मेरी अविश्वसनीय लत है। असली योद्धा यहीं होते हैं, लड़ाई में। एल्ड्रिस की दहाड़ ज़ेरास तक पहुंची क्योंकि वे दोनों अपनी पूरी ताकत से पागलपन से हमला कर रहे थे। हर मुक्का, हर खून की बूंद, वे सबसे शानदार एहसास पैदा करते हैं जिसकी इस दुनिया में कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये हर डायमंड रेस विशेषज्ञ के पीछे की सच्चाई है। हम युद्ध के दीवाने नहीं हैं, नहीं। हम बस इस शानदार एहसास के लिए तरस रहे थे। यह एहसास हमें कभी नहीं मिल सकता था। एल्ड्रिस ने कहा कि उसकी आंखें युद्ध की लालसा से चमक रही थीं, जैसे कि एक शराबी पूरी दुनिया में मौजूद बेहतरीन शराब की गंध से नशे में हो। ज़ेरस इसे महसूस कर सकता था, उसका अपना दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था और उसके पूरे शरीर पर कर दिखाई दे रहे थे। यह एक ऐसा एहसास था जिसे वह वास्तव में वर्णन नहीं कर सकता था। यह एक ऐसा एहसास था जो बस अद्भुत से कम नहीं था। इसने उसे हमेशा के लिए जारी रखने की इच्छा से भर दिया। इसने उसे बताया कि यही कारण है कि वह पैदा हुआ था। क्या तुम्हें कमज़ोरों पर दया नहीं आती, ज़ेरास? वे कभी भी इस भावना को महसूस नहीं कर पाएंगे। उन्हें कभी भी अपने दिल की धड़कन 10 गुना तेज़ और रक्त के बिना सीमा के घूमने का अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वे कमज़ोर हैं। तो कोई भी व्यक्ति कमज़ोर क्यों रहना चाहेगा? हम सिर्फ मजबूत बनने के लिए नर्क और स्वर्ग का जोखिम क्यों नहीं उठाएंगे? सिर्फ मजबूत लोग ही ज़ेरास से बच पाएंगे, सिर्फ वे ही इस दुनिया का सबसे ज़्यादा मज़ा ले पाएंगे। तुम्हें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। एल्ड्रिस ने अविश्वसनीय मात्रा में युद्ध की लालसा दिखाते हुए कहा। बकवास! सक्रिय करें। ज़ेरस अचानक गायब हो गया और उसने अपने मन में दहाड़ लगाए और एल्ड्रिस के सभी हमलों को चकमा दिया। ज़ेरस को हवा में गायब होते देख एल्ड्रिस की आंखें चौंक गईं, लेकिन जल्द ही उसे अपने बगल में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ज़ेरस गायब हो गया और एल्ड्रिस के दाईं ओर दिखाई दिया और उसने अपनी पूरी ताकत से उसके सिर पर मुक्का मारा। बूम! एक आकृति तुरंत हवा में बेकाबू होकर घूमने लगी, लेकिन ज़ेरस ने ऐसा नहीं किया और वह एल्ड्रिस के बाईं ओर दिखाई दिया और एक और शक्तिशाली मुक्का मारा। एल्ड्रिस के मुंह से खून बहने लगा और उसके दांत लाल हो गए, लेकिन उसे और भी ज़्यादा खुशी महसूस हुई। हालांकि उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो रही थीं क्योंकि वह ज़ेरा के हमले का सामना करने में असमर्थ एक गेंद की तरह इधर उधर फेंका जा रहा था। ज़ेरस ने अपने और एल्ड्रिस के बीच की दूरी को तेज़ी से पाटा और अपनी हथेली को अपने चेहरे पर जकड़ लिया और उसने युद्ध मंच पर अपना सिर पटक दिया और उसे पूरी तरह से चीर दिया। फिर उसे ऊपर उठाया और तेज़ी से हवा में घुमाया और फिर उसे बाहर फेंक दिया। एल्ड्रिस ने युद्ध मंच को चीरते हुए उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, क्योंकि वह युद्ध मंच के बाहर ज़मीन पर गिर गया और पूरी तरह से उसमें फंस गया। अखाड़े में सन्नाटा छा गया जब ज़ेरस धीरे धीरे लेटे हुए एल्ड्रिस की ओर बढ़ा और उसके सामने झुक गया। उसने अपनी उंगलियां आगे की ओर फैलाईं और एल्ड्रिस के मुंह पर लगे नीले खून को पोंछा। कमज़ोर लोग वाकई दयनीय हो सकते हैं, लेकिन वे बचेंगे या नहीं, ये हम कैसे तय कर सकते हैं? ज़ेरस ने अपने होठों से खून पोंछा और धीरे धीरे खड़ा हुआ और दूर चला गया। एल्ड्रिस ने अखाड़े के आसमान को देखा। कुछ सेकंड के लिए उसकी नज़र खो गई, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह धीरे से बुदबुदाया। कमज़ोर बचेंगे या नहीं, ये तय करने का अधिकार मजबूत लोगों को नहीं है। शुक्रिया ज़ेरास।
एल्ड्रिस ने उस ऊंची पीठ और सफ़ेद बालों को देखते हुए कहा जो धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे क्योंकि अंधेरा छाने लगा था। विजेता ज़ेरास सेलेस्ट्रिया 138 एक चाल की गंध। नए कैडेट्स लड़ाई के नतीजों को देखकर हैरान रह गए और ऐसा लगा कि ज़ेरास एक बार फिर उनकी उम्मीदों को धता बताने में कामयाब हो गया। बेहोश एल्ड्रिस को जल्द ही युद्ध के चरण से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि ज़ेरास पूरी तरह से तबाह हो चुके युद्ध चरण से दूसरे चरण में चला गया। क्या आप पहले आराम करना चाहेंगे? मैच के लिए जिम्मेदार हैंडलर ने अचानक ज़ेरास से पूछा क्योंकि वह उसकी खूनी वर्दी को देख रहा था। एल्ड्रिस के साथ उसकी लड़ाई ने उसे खून और कट से लथपथ कर दिया। ये देखना बिल्कुल साफ था कि लड़ाई में उसे उसकी सीमा तक धकेला गया था और वे चिंतित थे कि क्या उसे ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए। आखिरकार उसने सिर्फ 2 लड़ाइयाँ लड़ीं। कोई ज़रूरत नहीं, ज़ेरास ने जवाब दिया और हैंडलर से नज़र हटाकर अपने अगले प्रतिद्वंद्वी जिम बर्ली रॉक की ओर देखा, जिसे टाइटन कहा जाता है। ज़ेरास ने इस इवेंट में अपनी पिछली लड़ाई देखी थी, लेकिन उसने ये भी देखा कि उस लड़ाई में वह कभी भी अपने तथाकथित टाइटन रूप में नहीं आया, अपने प्रतिद्वंद्वी को क्रूर शक्ति से दबा दिया। अगला ज़ेरास सेलेस्ट्रिया बनाम जिम बर्ली रॉक, हैंडलर ने घोषणा की। नए कैडेट्स ने अपनी सांस रोक ली। क्या यह आखिरकार ज़ेरास सेलेस्ट्रिया का अंत होगा? मैं स्वीकार करता हूँ, जिम ने अचानक भीड़ को चौंकाते हुए कहा क्योंकि हैंडलर ने अपने हाथों से माइक भी लगभग गिरा दिया था। क्या? अचानक आत्मसमर्पण की घोषणा पर भीड़ तुरंत बड़बड़ाने लगी। ज़ेरा की आंखें भी सिकुड़ गईं जब वह जिम बर्ली रॉक को देखने के लिए मुड़ा। 2 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा, काले बाल और अंडाकार चेहरे पर थोड़ी धसी हुई आंखें। वह पूरे न्यू कैडेट्स में सबसे लंबा व्यक्ति था, यहाँ तक कि ऊंचाई में ड्रैगन वोनेक से भी टक्कर ले रहा था। कुछ हल्की फुल्की फुसफुसाहटों में न्यू कैडेट्स की ओर से कुछ हूटिंग भी शामिल थी, लेकिन जिम ने अपना फैसला नहीं बदला और वह ज़ेरास की ओर देखने लगा। तभी अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। मैं लड़ूं या न लड़ूं, मुझे लगता है कि तुम्हारा भाग्य अभी भी वही ज़ेरास है, और अगर मैं तुम्हें हरा देता तो वह भाग्य मेरा होता, तो मैं ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करता? जिम ने अपने आप से सोचा और अपनी सीट की ओर बढ़ गया। जीत से हार, ज़ेरास सेलेस्ट्रिया, हैंडलर ने होश में आने के बाद तुरंत पुकारा। जिम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर ज़ेरा की भौहें सिकुड़ गईं। एक नज़र में ही वह बता सकता था कि उस मुस्कुराहट का कोई अच्छा इरादा नहीं था। उसका दिमाग इस मामले के बारे में गहराई से सोचने से खुद को रोक नहीं पाया और जल्द ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी गर्दन जुम्बा मुम्बा की ओर मुड़ी, जो अपने हाथों में कार्ड घुमा रहा था। अगला, ज़ेरास सेलेस्ट्रिया बनाम जुम्बा मुम्बा। जुम्बा धीरे से खड़ा हुआ और उसने अपने हाथों में कार्ड की स्थिति को देखा। उसे उस तरफ देखा जहां एक जोकर मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। लगता है मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं थी, उसने अपने दिल की गहराई में बुदबुदाया और युद्ध के मंच की ओर चला गया। 3.2.1 जाओ, हम एक बार फिर ज़ेरास सेलेस्ट्रिया से मिलते हैं। जुम्बा ने आखिरकार अपना सिर उठाया और कहा। ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे आखिरकार जुम्बा के चेहरे की पूरी तस्वीर मिल गई। उसका चेहरा सांवला था और उसकी आंखें अजीब टैटू से पूरी तरह ढकी हुई थीं जो उसके माथे तक फैली हुई थीं। उसके बाल उसके चेहरे के ऊपरी हिस्से को ढक रहे थे और एक लड़के के हिसाब से हम काफ़ी लंबे थे। ज़ेरास ने उन आंखों में देखा और एक ही समय में 3 लोगों की आंखों में देखने का भ्रम उसके मन में हुआ। किसी ने मुझसे कहा था कि मैं इस इवेंट में अपनी पहली रैंक खो दूंगा और ख़ास तौर पर उसके द्वारा। अब उसी बैटल स्टेज में मेरे सामने खड़े होकर मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अभी भी ऐसा सोचते हैं? ज़ेरा ने कहा, उसकी मजाकिया आवाज़ पूरे क्षेत्र में ज़ोर से गूंज रही थी। जुम्बा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी क्योंकि उसने अपनी जेब से अपना बायां हाथ निकाला और उस पर ताश का एक पैकेट था। ये सच है कि मैंने शायद आपको कम आंका होगा, लेकिन फिर भी कुछ सच है, आप फिर भी हारेंगे, जुम्बा ने कहा। उसके बाएं हाथ का कार्ड अचानक अर्धवृत्ताकार रूप से उड़कर उसके दाएं हाथ में आ गया। ये गति बार बार खुद को दोहराती रही। मुझे नहीं लगता कि आपको लगता है कि मैं ताश के एक साधारण पैकेट से हार जाऊंगा, है न? ज़ेरा की आंखों में एक भौं उठी। अच्छा, क्यों ना हम पता लगा लें, जुम्बा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया क्योंकि उसने अचानक अपने सभी कार्ड हवा में ऊपर की ओर उछाल दिए और रहस्यमय तरीके से वे बिना गिरे उसके चारों ओर लटक गए। हवा में तुरंत ही चीरफाड़ हो गई क्योंकि ज़ेरास तेजी से जुम्बा की ओर बढ़ा, जिसने एक कार्ड उठाया और उसे उसके चेहरे की ओर फेंक दिया। ज़ेरास ने अपना चेहरा धीरे धीरे दूर किया, जिससे कार्ड उसके कानों के पास से गुजरा और अगले ही सेकंड में वह मुम्बा के सामने आ गया। उसके हाथ सफ़ेद रोशनी से भरे ब्लेड में बदल गए और फिर वह तिरछे ढंग से उसकी ओर बढ़ा और उसे एक ही वार में चीरने के इरादे से आगे बढ़ा। बूम! ज़ेरास के धीरे धीरे खड़े होने पर मंच पर एक गहरा कट का निशान दिखाई दिया, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं था। किसी रहस्यमय तरीके से, जिसे वह समझ नहीं पाया, जुम्बा उसके कट से बचने में कामयाब रहा। यूहू! ज़ेरास के पीछे मुड़ने पर चंचल आवाज़ गूंजी और वह वहाँ था। जुम्बा उसकी ओर हाथ हिला रहा था, उसके कार्ड उसके हाथों में ऊपर नीचे हो रहे थे।
तुम्हें पता है, जब मैंने उन कार्डों को हवा में देखा तो मुझे लगा कि तुम कोई टेलीकिनेसिस सन की हो, लेकिन अब तुम्हें टेलीपोर्ट करते देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारी आनुवंशिक क्षमता क्या है। जेरास ने पूछा क्योंकि वह थोड़ा उत्सुक था। उसने अभी अभी जुम्बा को दो अलग अलग आनुवंशिक क्षमताएं करते देखा था। हवा अचानक एक सेकंड के लिए स्थिर हो गई और जल्द ही जेरास जुम्बा के सामने आ गया। उसका ब्लेड पहले से ही उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसने देखा कि जुम्बा उसे देख रहा है और उसने मुस्कुराते हुए कार्ड को अपने हाथों में फेंकते हुए कहा, क्यूक, तुम बहुत तेज हो। RIP। हवा के दो टुकड़ों में कटने की आवाज़ एक बार फिर से अखाड़े में गूंजी, क्योंकि युद्ध के मंच पर और भी गहरा कट का निशान दिखाई दिया, लेकिन नतीजा पहले जैसा ही रहा। जुम्बा कहीं नहीं मिला। मुझे ढूंढ रहे हैं, बगल से एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी जब उसने देखा कि जुम्बा अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ क्रॉस लेग बैठा है और उसने अपने हाथ में कार्ड को ऊपर नीचे फेंका। जेरा की भौं भ्रम में सिकुड़ गई उसे देखते हुए, जब वह एक बार फिर से जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया। सभी कैडेट्स ने एक अजीब घटना देखी जब उन्होंने जेरा को देखा, जो अपनी शुद्ध गति के कारण टेलीपोर्ट हो रहा था, जुम्बा पर हमला कर रहा था, जो हमेशा आखिरी सेकंड में हमले से बचता था और यहां तक कि युद्ध के मंच पर सो रहा था, खुद को सीटी बजा रहा था। जेरा धीरे धीरे रुक गया जब उसने एक बार फिर अपने पीछे देखा और जुम्बा को अपने कार्ड के साथ खेलते हुए देखा। ओह, तुमने आखिरकार हार मान ली? जुम्बा ने उत्सुकता से पूछा। उसकी मजाकिया मुस्कान एक बार भी उसके चेहरे से नहीं हटी। हा, तुम्हें गर्व होना चाहिए बच्चे, जेरा ने मुस्कुराते हुए कहा और जुम्बा को देखने के लिए मुड़ा। ओह, क्यों? क्योंकि तुम इतने लंबे समय तक मेरी बुद्धि से खेलने वाले पहले व्यक्ति हो, जेरास ने मुस्कुराते हुए कहा जब वह जुम्बा को मुस्कुराहट के साथ देख रहा था, या यूं कहें कि जुम्बा पर किसी खास चीज को देख रहा था। तुम्हें बहुत समय लग गया। 139 जोकर का आतंक। जेरस धीरे धीरे मुंबा की ओर चला, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की और उसने अपने ब्लेड में बहुत सारा मैना डाला। उसके सामने पहुंचकर पहले की तरह ही जुम्बा ने अपने हाथों में पकड़े कार्ड को उसके चेहरे की ओर घुमाया, लेकिन इस बार उसने चकमा नहीं दिया और बस अपने ब्लेड को आगे की ओर मारा, जिससे कार्ड दो टुकड़ों में फट गया और बाकी कार्ड जल्द ही हवा में बिखर गए। उसने आखिरकार पता लगा लिया था कि जुम्बा की आनुवंशिक क्षमता क्या थी, यह उसके कार्ड थे। वह टेलीपोर्ट करके उसके सभी हमलों को क्यों चकमा दे पा रहा था? यह उसके उस अजीब कार्ड की वजह से था। जब भी वह कार्ड जेरस की ओर फेंकता तो वह हमेशा चकमा दे जाता, लेकिन जल्द ही जुम्बा उसके पीछे आ जाता, जहां कार्ड जाता, यानी वह कार्ड जहां भी फेंकता वह अगले सेकंड में उसे पकड़ लेता, चाहे वह किसी भी दिशा में क्यों न हो। मुंबा तेजी से पीछे की ओर भागा और लड़ाई शुरू होने से पहले जहां था वहां अपने फ्लोटिंग कार्ड के बीच में दिखाई दिया। ये पहली बार था जब किसी ने आखिरकार कार्ड की अजीब क्षमता की खोज की और उसके सभी प्रतिद्वंद्वी हमेशा इस बात को लेकर भ्रमित रहते थे कि आखिर हो क्या रहा है। चच, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार उस कार्ड को बनाने में सालों से ज्यादा की मेहनत लगती है? वह कार्ड मेरे इतने सालों में धीरे धीरे पाले गए बेटे की तरह है, फिर भी तुमने उसे ऐसे फाड़ दिया जैसे कि वह कुछ भी नहीं है। यह मेरे बेटे को मारने जैसा है, जुम्बा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी टैटू वाली आंखों में देखते हुए जेरास ने एक गहरा गुस्सा और चौंकाने वाला रोष देखा जो धीरे धीरे उसकी आंखों से बाहर निकलकर उसे पूरी तरह से चीरने के लिए बढ़ रहा था। एक कमजोर व्यक्ति का रोना, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मैं बता सकता हूं कि तुम्हारे आसपास के सभी कार्ड अलग अलग क्षमताएं रखते हैं, है ना? ये बहुत परेशानी वाली बात है। लेकिन उम्मा, जेरास तुरंत गायब हो गया और एक बार फिर भयानक गति से जुम्बा की ओर बढ़ गया। जुम्बा की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन वे जल्द ही शांत हो गईं और उनकी जगह खूनी लाल रंग ने ले ली। उसके हाथों ने धीरे धीरे हवा से चार कार्ड उठाए और उन्हें अपनी उंगली में पकड़ लिया और जल्द ही वे आग की लपटों में घिर गए। जेरास की ओर चारों कार्ड फेंकते हुए वे एक ज्वलंत उल्का की तरह उसकी ओर टूट पड़े, लेकिन जेरास को कोई परेशानी नहीं हुई। उसने कार्ड को दो टुकड़ों में फाड़ते हुए आगे की ओर वार किया और अपनी गति जारी रखी, और कार्ड तुरंत उसकी ओर फेंके गए, कुछ ब्लेड की तरह हवा में चीरते हुए और बार बार उस पर हमला करते हुए। लेकिन जेरा के ब्लेड ने सभी कार्डों को रोक दिया और वह जो एक कार्ड फाड़ सकता था उसे फाड़ दिया। जोकर की प्राचीन कला, बाइंड। जुम्बा ने अचानक चार कार्ड उसकी ओर फेंके जो चार दिशाओं में दिखाई दिए और जेरास को बीच में रख दिया। जेरास, जिसने अभी अभी एक कार्ड को दो भागों में काटा था, अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि अचानक कुछ उसके साथ चिपक गया। यह एक पूरी तरह से लाल रंग का चिपचिपा गम था जो एक कार्ड से निकल रहा था और उसे उसके दोनों कंधों और पैरों पर जकड़े हुए था, जिससे वह स्थिर हो गया। जोकर की प्राचीन कला, रिप। जेरास ने चौड़ी आंखों से देखा क्योंकि जुम्बा के चारों ओर के सभी कार्ड अचानक तेजी से घूमने लगे और उनकी भयानक स्लाइसिंग गति के कारण हवा में सफ़ेद रेखाएं बन गईं। जुम्बा ने अचानक उसकी ओर इशारा किया और कार्ड उसकी ओर कटा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर वे पास आते तो उसे चीर देते। ये बहुत मज़ेदार रहा, जेरास। ऐसा कहकर वह पीछे की ओर मुड़ा और युद्ध के मंच से बाहर निकलने की ओर बढ़ गया।
जेरास के सामने बहुत सारे कार्ड थे जिन्हें बेहतर ढंग से रेजर स्लाइसिंग कहा जा सकता था, जो उसके चारों ओर से हर जगह से निकल रहे थे और एक सेकंड के लिए वह अवाक। अचानक सिस्टम ने उसे सूचित किया और वह कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। अराजकता की आंख को सक्रिय करें। जेरा की बाईं आंख में अचानक अंधेरे का एक मध्य बिंदु खिल गया क्योंकि वह दुनिया को देखने के लिए मुड़ा। दुनिया ने अपना रंग खो दिया था और अब यह एक बहुआयामी रंग की स्थिति में थी। दूर जा रहा जुम्बा अब एक मानव जैसा नहीं था, बल्कि एक लाल और नीली ऊर्जा थी जिसके सिर के पीछे मुट्ठी भर लाल रंग था। प्रशिक्षकों का सामना करते हुए वे एक ही रंग के शरीर थे जो बहुत शक्तिशाली रूप से महान ऊर्जा से भरे हुए थे। जेरा की आंखें अचानक प्रशिक्षकों को देखते हुए सिकुड़ गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि प्रशिक्षकों के बीच एक शरीर एक अजीब ऊर्जा से भरा हुआ था। एरेना में हर दूसरे प्राणी के विपरीत उसकी ऊर्जा का शरीर पूरी तरह से अंधेरा था और जेरास पहले भी उस ऊर्जा से मिल चुका था। यह मालिवोलेंसी का एकमात्र घटक था, सिस्टम द्वारा डार्क मैटर नामक एक ऊर्जा। जेरास ने देखा कि यह शरीर इंस्ट्रक्टर ड्रेको का था, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि वह जानता था कि एरेना में दूसरा ड्रैगन वोनेक ऊर्जा की एक सुनहरी गेंद थी। आप किस तरह के ड्रैगन हैं, इंस्ट्रक्टर ड्रेको? जेरास ने नए कैडेट्स की ओर देखा, उनका रंग बहुत ही फीका था जो उनकी कमजोरी को दर्शाता था। एरेना की दीवारें अब मौजूद नहीं थीं क्योंकि जेरास ने सैकड़ों किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक देखा और बिना अपने दिमाग को फटाए एक ही समय में हर संरचना को देखा। हवा में उड़ती धूल, उसमें मौजूद अजीबोगरीब मैनाकण। जेरा की नज़र से कुछ भी नहीं बच पाया। ये किस तरह की शक्ति है? एक पल के लिए जेरास को लगा, सर्वशक्तिमान। ऐसा लग रहा था कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वह उसकी नज़र से बच नहीं सकता और इससे उसे पूर्ण नियंत्रण का एहसास हुआ। कार्ड की ओर मुड़ते हुए उसने देखा कि जबकि वास्तव में उनमें से कई लगभग 52 तक पहुंच रहे थे, केवल 5 कार्ड एक शक्तिशाली प्रकाश प्रकट कर रहे थे। उनमें से 4 कार्ड उसे बांध रहे थे जबकि दूसरा कार्ड उन कार्डों में से एक था जो उसके करीब आ रहे थे। तुरंत काम पर लगकर जेरास ने अपने पैरों को जमीन पर टिकाया। एक ब्लेड उसके कंधों और पैरों से फट गया और तुरंत उसके शरीर को ढंकने वाले गू को फाड़ दिया। एक बार फिर से मुक्त होकर वह रेजर के पैक की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार उसने अब और वार नहीं किया और बस उन सभी को चकमा दिया। उसकी नज़र पैक में से एक भी कार्ड पर नहीं पड़ी। जेरास जल्दी से एक साधारण से दिखने वाले कार्ड के सामने पहुंच गया, लेकिन उसकी अराजकता भरी आंखों से वह कार्ड 5वां कार्ड था जो अत्यंत शक्तिशाली प्रकाश से भरा हुआ था। कार्ड पर वार करते हुए ऐसा लगा जैसे वह अभी धातु से टकराया हो, लेकिन उसने तिरस्कार में हुंकार भरी और उसने ब्लेड में मैना का हर एक कण डाला और कार्ड को तुरंत 2 भागों में काट दिया। फिर एक अजीब घटना घटी क्योंकि सभी बचे हुए कार्ड हवा में गायब हो गए और पीछे हटता हुआ जुम्बा अचानक अपने घुटनों पर गिर गया और उसके शरीर से नल की तरह खून बहने लगा। जेरास को देखने के लिए पीछे मुड़ते हुए वह चौंक गया जब उसने देखा कि उसके चारों ओर बिल्कुल भी कार्ड नहीं थे, सिवाय उसके हाथों में मौजूद एक कार्ड के 2 छोरों के जो एक साधारण कार्ड था। लेकिन जुम्बा के लिए जेरास ने कार्ड के राजा को फाड़ दिया। तुमने क्या किया है? जुम्बा सदमे और गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उसे बस एक पैर मिला जो तेजी से उसके चेहरे की ओर बढ़ा और उसके सिर पर आकर लगा और युद्ध के मैदान के फर्श में धंस गया। जेरास ने धीरे से अपना पैर उठाया और जुम्बा को देखा जिसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ चुकी थी और फिर उसके बगल में बैठ गया क्योंकि जेरास का हाथ ब्लेड से सामान्य हो गया था। अपने हाथों में कार्ड को देखते हुए जेरास आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अरे जुम्बा, आपके सभी कार्डों में अलग अलग क्षमता नहीं है ना? मेरा मतलब है कि पूरे 52 में से केवल 6 में ही क्षमता है। पहला आपका टेलीपोर्टेशन कार्ड था, दूसरा वे 4 कार्ड थे जिनका उपयोग आपने मुझे बांधने के लिए किया था और अंतिम ये कार्ड था जो शेष सभी 40 जोड़ कार्डों को नियंत्रित करता है। लेकिन यह मुझे उत्सुक बनाता है, जोकर कार्ड कहाँ है? अध्याय 140 आत्मा की लड़ाई। जुम्बा ने अचानक अपनी बाईं आंख खोली और जेरास को एक बेहद भयावह मुस्कान के साथ देखा। मुझे खुशी है कि तुमने पूछा, NOWELLBEJOHN.COM। जुम्बा के मुंह से तुरंत ही एक कार्ड तेजी से निकला और जेरास की ओर जोर से गिरा, जो जुम्बा की घातक मुस्कान को देखकर पहले से ही पीछे हट रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी बहुत धीमा था क्योंकि कार्ड उस पर गिर गया और उसकी छाती में बिखर गया। जेरास ने लगभग 5 सेकंड तक इंतजार किया, लेकिन उसने जुम्बा की ओर देखते हुए अपनी भौं ऊपर उठाई। अरे, क्या ये तुम्हारे ढेर से एक और चाल थी? बेवकूफ, तुम चाहते हो जोकर की प्राचीन कला, आत्मा भक्षण। जुम्बा ने अपने हाथों को आपस में ताली बजाते हुए युद्ध के मंच पर जोर से मारा और उसकी आंखें नींद में बंद हो गईं। जेरास तुरंत सुन्न हो गया क्योंकि उसे लगा कि जुम्बा के शब्द किसी उत्प्रेरक की तरह थे। उसने महसूस किया कि दुनिया तेजी से पीछे की ओर मुड़ रही थी और फिर उसे धक्का लगा। ऐसा लगा जैसे उसे कहीं खींचा जा रहा था, उसके भौतिक शरीर की ओर नहीं बल्कि उसकी आत्मा या चेतना की ओर। भीड़ पूरी तरह से चुप हो गई क्योंकि उन्होंने जेरास को अपने पैरों पर खड़े देखकर अजीब दृश्य देखा। उसकी नज़रें किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रही थीं जो युद्ध के मंच पर जुम्बा के सो जाने के दौरान खो गया था। क्या वे क्या कर रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है कि वे यहाँ नहीं हैं और साथ ही यहाँ भी नहीं हैं?
जुम्बा की आखिरी कला क्या थी? कैडेटों की ओर से अनगिनत सवाल और परिकल्पनाएं थीं, लेकिन प्रशिक्षक पंक्ति शांत थी। कितना ताज़ा है, हर बार हमें आत्मा की लड़ाई देखने को नहीं मिलती। घुसपैठ अनुसंधान प्रशिक्षक, लंबे काले बालों वाला एक दुबला पतला आदमी, अपनी सीट पर लेटे हुए और अपने सिर के पीछे दोनों हथेलियां रखते हुए बोला। एक प्रारंभिक उल्का रैंक चरण के लिए एक आत्मा कला को लॉन्च करने में सक्षम होने के लिए जोकर आज जुम्बा जो भी अभ्यास कर रहा हो, ऐसा लगता है कि वह इसमें बहुत उच्च स्तर पर चला गया है। एक महिला प्रशिक्षक ने अपनी राय दी। अगर यह एक शारीरिक लड़ाई होती और जुम्बा बस अपरिहार्य को विलंबित कर रहा है, तो जेरास निस्संदेह जीत जाता। लेकिन अब जब यह आत्मा की लड़ाई बन गई है, तो परिणाम पूरी तरह से बदल गया है। मुझे संदेह है कि जेरास के पास आत्मा की बात करने के लिए कोई प्रशिक्षण था, लेकिन जुम्बा के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो इसे लॉन्च कर सकता है। अगर चीजें हमेशा की तरह सामान्य होती, तो जुम्बा को संदेह से जीत मिलती। प्रशिक्षकों में से एक ने कहा, लेकिन एक आत्मा की लड़ाई बहुत खतरनाक है, एक बहुत मजबूत हमला, और आत्मा को जीवन भर के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। शुक्र है कि हमारे पास आत्मा महारानी है, वह सेकंड के भीतर उनमें से किसी को भी वापस आकार में लाने में सक्षम होगी। अब हम देख सकते हैं कि नए कैडेट्स में से किसकी आत्मा सबसे मजबूत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जुम्बा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उस जगह को देखा जहां वह था। एक पूरी तरह से अंधेरी जगह जिसमें थोड़ी ही दूरी पर एक सुनहरा रंग का दरवाज़ा था। जुम्बा के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी जब उसने सुनहरे दरवाजे को देखा और उसकी ओर चल पड़ा। दरवाज़ा खोलते हुए उसने अंदर प्रवेश किया और सामान की जांच करने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन पहले ये सुनिश्चित किया कि उसने दरवाज़ा ठीक से बंद कर दिया है, क्योंकि उसने एक संतोषजनक खनक पैदा की जिससे जुम्बा के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। अब हम कहाँ थे? जुम्बा ने पूछा और पीछे मुड़ने से पहले अपनी रीढ़ की हड्डी और उंगलियों को अच्छी तरह फैलाया, लेकिन उसने जो देखा उससे वह वहीं सुन्न हो गया और उसके सारे बाल खड़े हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जेरस ने अपनी आत्मा पर एक गहरा धक्का महसूस किया क्योंकि उसे तेजी से एक अज्ञात जगह की ओर खींचा जा रहा था। धक्का जल्द ही बंद हो गया और जेरस ने अपने चारों ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोली, लेकिन जो उसने देखा उससे वह चौंक गया। देखा, उसके सामने लंबे काले रंग के कदम थे जो नीचे दूर तक फैले हुए थे। उसने अनजाने में एक भान उठाई क्योंकि उसने देखा कि वह बैठा हुआ था और वह जिस पर बैठा था उसे देख रहा था। यह एक विशाल काले रंग का सिंहासन था। इसकी सतह सबसे गहरे पदार्थ से बनी थी जिसमें विभिन्न प्राणियों की हड्डियां उभरी हुई थीं जो हड्डियों से बने सिंहासन की तरह दिख रही थीं। इसकी सतह पर अलग अलग रून उकेरे गए थे। रक्त लाल रंग ने इसमें एक शैतानी सौंदर्य डिजाइन जोड़ा, लेकिन जेरास ने यह भी देखा कि रून अजीब थे और इसका लाल रंग नींद में होने जैसा धुंधला था। क्या दूसरी दुनिया की शैली है? जेरास ने सिंहासन को देखते हुए कहा, क्योंकि यह एक अत्यंत दुष्ट और रीढ़ को ठंडा करने वाली भावना को विकीर्ण करता था। फिर भी जेरास को इसके साथ एक अविश्वसनीय रूप से करीबी जुड़ाव महसूस हुआ। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसने देखा कि उस पर खूबसूरती से काले रंग के तराजू लगे हुए थे। प्रत्येक तराजू एक सुंदर कांच की तरह था और उसके भीतर एक काली घूमती हुई गैस थी। उसकी कलाइयों को देखते हुए उसके हाथों के पिछले हिस्से पर भी वही लाल तराजू लगे हुए थे और उसके दाएं और बाएं हथेलियों में एक लंबा चीरा लगा हुआ था, जैसे कि उनमें कोई कट लगा हुआ हो। उसकी उंगलियां लंबे काले पंजों में समाप्त हो गईं जो किसी जानवर की तुलना में किसी घिनौने राक्षस की तरह दिख रहे थे। आखिर मैं क्या बन रहा हूं? जेरास ने अपनी नज़र दूसरी ओर मोड़ने से पहले खुद से सोचा। सिस्टम, तुम वहां हो? हाँ, वही सुनहरे रंग का पैनल एक बार फिर दिखाई दिया। उम्मा, मैं कहाँ हूँ? यह मेजबान की आत्मा का स्थान है, किसी प्राणी के अस्तित्व का सबसे कमज़ोर हिस्सा और जहाँ क्षति लगभग अपूरणीय चोटों की ओर ले जाती है। ऐसा लगता है कि प्राचीन कला के माध्यम से आपके प्रतिद्वंद्वी ने आपकी लड़ाई के स्थान को स्थानांतरित करने और आपको एक ऐसा सबक सिखाने का विकल्प चुना है जो हमेशा आपके सपनों में आपके साथ रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से, ये दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है? जेरास ने उत्सुकता से पूछा। अपना दूसरा अराजक अस्तित्व कौशल सक्रिय करने का प्रयास करें। जेरास ने तुरंत ऐसा करने की इच्छा की और अजीब तरह से उसका बायां हाथ उसके नियंत्रण से परे उठ गया और सीधे ऊपर की ओर इशारा किया। उसकी मध्यमा उंगली उसकी तर्जनी से लिपटी हुई थी और उसके मुंह से ये शब्द निकले, अराजक अस्तित्व कौशल, खोखला क्षेत्र। जेरास के पैरों के नीचे एक गहरी अथाह छाया फैली हुई थी जो दूर तक फैल रही थी, जहां तक आंखें देख सकती थीं, और उन्होंने पूरे स्थान को कवर किया। अगर कोई बाहर था तो उसने देखा होगा कि छाया धीरे धीरे एक काले गोले का आकार ले रही थी जो उस क्षेत्र को घेर रहा था और किसी को ये देखने से रोक रहा था कि क्या हो रहा है। छाया जल्द ही पूरे स्थान को भरती हुई फैल गई क्योंकि वे अचानक जेरास के पीछे इकट्ठा होने लगे। छाया कुछ बना रही थी और जल्द ही एक वस्तु बन गई। यह एक विशालकाय नेत्रगोलक के आकार का था जिसकी पूरी सतह पर भयानक रक्त लाल रंग के निशान बने हुए थे, जबकि इसकी पुतलियों से विनाशकारी काली ऊर्जा निकल रही थी जो एक रसातल की तरह लग रही थी। आंखों में देखने से ऐसा लगता था कि हम सीधे रसातल में देख रहे हैं।
उसकी बाईं आंख में भी बदलाव आया, अचानक पूरी तरह से अंधेरा हो गया और जल्द ही उनमें अंधेरा किसी प्रकार के कॉर्टेक्स की तरह घूमने लगा। ज़ेरा की आंखें धीरे धीरे ठंडी और ठंडी होती गईं, जल्द ही भावनाओं का सारा आभास उससे दूर हो गया और उसके भीतर केवल 3 भावनाएं ही रह गईं। उग्र क्रोध, जो मौत की शांति और फिर तिरस्कार से भरा हुआ था। जहां तक उसके तिरस्कार की बात है, उसका मन इस अवस्था में रजिस्टर नहीं कर सकता था जहां उसकी सारी बुद्धि छीन ली गई थी। जैसे कि संयोग से अचानक सीढ़ियों के अंत में एक आकृति दिखाई दी। जब उसने ज़ेरास को सदमे और डर में अपनी जगह पर खड़े देखा, ज़ेरास ने अपने एक पैर को दूसरे पर मोड़ लिया और अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और अपनी ठोड़ी को उस पर रखकर जुम्बा को उत्सुकता से देखने लगा। कितना दिलचस्प है।